हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम मेंटेनेंस के 6 मार्क्स वीवीआई क्वेश्चन और उसके आंसर को। ठीक है स्टूडेंट, ये होने वाला है काफ़ी लंबा लेक्चर जिसमें हम लोग जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है 6 मार्क्स के जो भी आपसे इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांसेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते वक्त इसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके पहले हमने 4 मार्क्स के जो भी जितने वीवीआई क्वेश्चन एंड आंसर थे उसको हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आप आई बटन पे क्लिक करें, उस वीडियो को एक्सेस करें। हमने उस पे सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में आपसे 4 मार्क्स के सिस्टम मेंटेनेंस में, सारे को डिस्कस किया है और उसमें भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। हमने उसके पहले क्या किया है, सिस्टम मेंटेनेंस के जितने वीवीआई क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, सारे वीवीआई कौन से क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन। आई बटन पे क्लिक कीजिए और उस एमसीक्यू क्वेश्चन को आप एक्सेस कर लीजिए, उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, वो भी हैंड रिटन है। उसमें सारे जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वीवीआई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जा सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब जो हमारा लास्ट बचता है वो होता है 6 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन और आंसर। ये जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो सिस्टम मेंटेनेंस, हमने सिस्टम मेंटेनेंस प्लेलिस्ट को फिनिश तो कर ही रखा है, वो था खैर सिलेबस वाला पार्ट, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब चूंकि हमारा 2 दिन बाद एग्जाम है तो हमें देखना है कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आता है, किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो और ये लॉन्ग टाइप का है तो आंसर थोड़ा लंबा रहेगा। व्हाट इज बस स्टैंडर्ड, हम लोग पढ़ चुके हैं बस स्टैंडर्ड क्या होता है। यहाँ पे बस एक्सप्लेन पीसी बस 16 बिट आर्किटेक्चर, जो पीसी बस 16 बिट आर्किटेक्चर था यहाँ पे एक्सप्लेन करने का रहा है, मीन्स आईएसए को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो बस क्या होता है, बस इज अ कॉमन पाथवे थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। हम लोग जानते हैं, हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू लेते हुए चलेंगे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हम लोग लेक्चर को कंप्लीट कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो बस क्या होता है, बस एक तरह का पाथवे होता है जिसके थ्रू क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन फ्लो होता है। दिस पाथवे इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पज, इसका यूज किस लिए होता है, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। हम लोगों ने डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस को डिटेल में डिस्कस किया है। एंड कैन बी established बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ठीक है, बस स्टैंडर्ड्स आइए अब हम लोग देख लेते हैं बस स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। बसेस कैरी सिग्नल बिटवीन द कंप्यूटर कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बीच में ये क्या करते हैं, सिग्नल को कैरी करते हैं। ए बस इज अ कॉमन पाथवे इन विच डेटा कैन ट्रैवल विद इन अ कंप्यूटर, एक कॉमन पाथवे होता है बस जिसके थ्रू क्या होता है, डेटा हमारा ट्रैवल होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में। दिस पाथवे यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन टू ट्रैवल बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड और आउटसाइड ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के इनसाइड या आउटसाइड डेटा को ट्रैवल करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है। एक ही बात को लिखा हुआ है, अब आपको भी बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। और ऐसा भी नहीं लिखना है कि एग्जामिनर को लगे कि आप क्या कर रहे हैं, जस्ट पेज फर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बातें नहीं करनी है। नेक्स्ट है, ए बस कनेक्ट्स ऑल द इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट्स टू द सीपीयू एंड मेमोरी, मेन मेमोरी। एक बस क्या करता है, जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स है सिस्टम के सारे को सीपीयू और मेन मेमोरी से कनेक्ट करता है। एवरी बस हैज अ क्लॉक स्पीड मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज, हर एक बस का क्या होता है, एक क्लॉक स्पीड होता है जिसे मेगाहर्ट्ज में मेजर किया जाता है। ए फास्ट बस अलाउज डेटा टू बी ट्रांसफर्ड फास्टर विच मेक्स एप्लीकेशन रन फास्टर। एक फास्ट बस क्या करता है, फास्ट बस अलाउ करता है कि आप डेटा को फास्टली ट्रांसफर कर सकते हैं, जो कि एप्लीकेशन को फास्टली रनेबल बनाता है। ऑन पीसीज पर्सनल कंप्यूटर पे द ओल्ड आईएसए बस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय फास्टर बसेस सच एज पीसीआई, जो ओल्ड आईएसए बस था इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, अब उसका यूज नहीं होता है, अब उसे पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट के द्वारा मॉडर्न सिस्टम में रिप्लेस किया जा चुका है। क्वेश्चन था उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 16 बिट बस आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करना है। हमें पता है 16 बिट बस आर्किटेक्चर आईएसए होता है, तो आईएसए को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आईएसए स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, हम सभी को पता है, और ये इंट्रोड्यूस्ड किया गया था आईबीएम पीसी के द्वारा, कब, 1981 में। ठीक है,
एज एन 8 बिट एक्सपेंशन स्लॉट। और जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्टली, तब ये 1981 में 8 बिट एक्सपेंशन स्लॉट का यूज करता था। और लेटर बाद में आया 16 बिट का वर्जन, कब? IBM PC80, जब PC80 कंप्यूटर आपका आया उसके साथ में, विच रन्स एट 15.9 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, विथ डेटा रेट ऑफ 15.9 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। अगर ये बात समझ में। नेक्स्ट है, टुडे ऑल ISS स्लॉट्स आर 16 बिट्स। आज हर एक ISS स्लॉट 16 बिट का है। और जो ISS स्लॉट था, अब है नहीं, अब तो ISS स्लॉट यूज ही नहीं होता है। विच ऑल्सो कॉल्ड एज AT बस, जिसे AT बस भी कहा जाता है। देखिए, ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। इट इज यूज्ड विथ साउंड कार्ड्स, डिस्क ड्राइव्स और मोस्ट नेटवर्क एंड वीडियो कार्ड्स। ठीक है स्टूडेंट। अगर आप 16 बिट ISA बस को एक ओवरव्यू लेना चाहे तो बस का जो विड्थ था वो कितना था? 16 बिट। कंपैटिबल विथ 16 बिट ISA। पिंस टोटल कितने थे उसमें? 98। और ये पावर है +5 वोल्ट, -5 वोल्ट, +12 वोल्ट और -12 वोल्ट। और ये क्लॉक स्पीड है। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका 16 बिट ISA बस। आर्किटेक्चर की अगर आप बात करें, आर्किटेक्चर भी इसने पूछा था। तो द बस इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। जो 16 बिट ISA बस है, ये इसे 2 साइड्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। फिगर देखेंगे अभी हम लोग। द फर्स्ट साइड पिंस आर नेम्ड A1 टू A31। जो फर्स्ट साइड के पिन होंगे, हम लोग 16 बिट बस आर्किटेक्चर को क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट साइड होंगे उसमें क्या करेंगे हम लोग? पिंस को नेम करेंगे A1 से A31 तक। एंड इट इज द कंपोनेंट्स साइड, जिसे हम लोग कंपोनेंट्स साइड बोलेंगे। फिगर अगर हम देखें तो ये देखिए, ये क्या है? कंपोनेंट्स साइड है। ये क्या है स्टूडेंट? ये कंपोनेंट्स साइड है, जिसमें एड्रेस बस और डेटा बस आपके होंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट्स ऑफ द एड्रेस बस एंड डेटा बस। ओके, नेक्स्ट है, द सेकेंड साइड पिंस आर नेम्ड B1 टू B31। जो सेकेंड साइड के पिन होंगे, ये देखिए, इस साइड के B1 टू B31, इसे क्या कहा जाएगा? B1 टू B31। एंड इट इज द सोल्जर साइड। ये क्या होगा? सोल्जर साइड के पिन होंगे। दिस साइड कंटेन्स द पावर पिंस एंड द सिग्नल्स रिलेटेड टू इंटरप्ट्स एंड DMA ट्रांसफर। ये इंटरप्ट्स और DMA ट्रांसफर से रिलेटेड क्या होंगे? इसमें सिग्नल्स होंगे। ठीक है, ये था आपका ISR का आर्किटेक्चर। अगर आप इसका एक डायग्राम देखना चाहें, ओवरव्यू ब्लॉक डायग्राम, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। कंट्रोलर रहेगा आपका, ISA बस रहेगा, जिसमें जो कि इंटरनल यूनिट्स और एक्सटर्नल यूनिट से कनेक्टेड रहेगा। और ये आपका इंटरनल यूनिट, एक्सटर्नल यूनिट हो गया। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट आपको लॉन्ग आंसर टाइपिंग करना है। हम लोगों ने जस्ट एक ओवरव्यू ले लिया, क्योंकि ISA को हम लोग पहले ही डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से विद डायग्राम क्या कर किए हम लोग डिस्क्राइब कर रखे हैं हम लोगों ने एक सेपरेट लेक्चर में। तो हम लोग जस्ट अभी एक ओवरव्यू लेते चलेंगे कि किस तरह से आपको आंसर राइटिंग आखिर करना है। PDF आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग इसका रिवीजन कर सकते हैं। एग्जाम में अभी काफी दिन शेष है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब PGA। जो आपका पिन ग्रिड एरे होता है, उसे डिस्क्राइब करना है उसके फंक्शन के साथ। So, a pin grid array is the integrated circuit packaging standard used in most second through fifth generation processor। पिन ग्रिड एरे क्या था? आपका एक इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेजिंग स्टैंडर्ड था। क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट पैकेजिंग स्टैंडर्ड, जो कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन प्रोसेसर्स में यूज होते हैं। पिन ग्रिड एरे पैकेजेज वेयर आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। ये क्या होते हैं? आइदर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होते हैं शेप में। विथ पिंस अरेंज्ड इन अ रेगुलर एरे, जिसमें कि पिन क्या होते हैं? रेगुलर एरे पे अरेंज्ड होते हैं। पिन ग्रिड एरे वाज प्रीफर्ड फॉर प्रोसेसर्स विथ लार्जर विथ डेटा बसेस दैट डुअल इन लाइन पिंस। पिन ग्रिड एरे जो होते हैं वो प्रीफर्ड होते हैं किसमें? जिसमें कि क्या हो? आपका लार्जर विथ हो, डेटा बसेस का क्या हो? लार्जर विथ हो। मीन्स लार्जर विथ का मतलब क्या हो? साइज। और साइज यहाँ किस में मेजर होता है? इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ठीक है, इट कुड हैंडल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कनेक्शंस बेटर। जो कि क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ कनेक्शंस रिक्वायर्ड, जो नंबर ऑफ कनेक्शन उसे बेटर हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, द पिन ग्रिड एरे स्टार्टेड विथ द इंटेल 80286 माइक्रो प्रोसेसर। पिन ग्रिड एरे स्टार्ट हुआ था यूज होना कब? इंटेल 80286 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। इट वाज माउंटेड ऑन अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो PCB होता है, हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है एक सेपरेट लेक्चर में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे इसे माउंटेड किया जाता था, आइदर बाय इंसर्शन इनटू अ सॉकेट
किसी सॉकेट में इंसर्ट करके, या ओकेजनली बाय थ्रू होल मेथड या होल मेथड के द्वारा। One of the biggest advantage provided by the pin grid array is the number of pins available per integrated circuit compared to older packaging standards like the dual inline packaging। जो मेन एडवांटेज था वो क्या था? नंबर ऑफ पिंस। क्या था स्टूडेंट? नंबर ऑफ पिंस प्रोवाइड किया जाता था किसके द्वारा? पिन ग्रिड एरे के द्वारा, अगर आप कंपेयर करें ओल्डर पैकेजिंग स्टैंडर्ड। These served well for newer processors with wider data and address buses। ठीक है। Moreover, PGA is cheaper। ये क्या था? cheaper भी था than the ball grid array and other grid array। जो other grid array टेक्निक्स थे उससे क्या था? ये ज्यादा चीपर था। ठीक है। अगर आप डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह का डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे पिंस हैं ये। ठीक है। रिंग आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड इस तरह से रिंग रहते हैं, और ये आप लोग चिप का लेयर देख सकते हैं, लेयर 1 लेयर 2। तो ये डायग्राम है, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से आप लोग इसे रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट है आपका क्या? एक्सप्लेन अबाउट डिस्क पार्टीशनिंग एंड इट्स यूज। डिस्क पार्टीशनिंग क्या होता है? आप लोग अपने लाइफ में जरूर डिस्क पार्टीशनिंग कभी ना कभी किए होंगे, जब लैपटॉप आप लोग बाय किए होंगे या पीसी में नया हार्ड डिस्क लगाए होंगे तो। ठीक है। आप लोग देखते हैं आपके लैपटॉप में, पीसी में क्या होता है? एक सिंगल हार्ड डिस्क आप लोग यूज करते हैं या एसएसडी का यूज करते हैं, और उसको आप क्या करते हैं? मल्टीपल पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं, और जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसे ट्रीट करता है एज अ डिफरेंट हार्ड डिस्क, है ना। तो वो क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। सो अ पार्टीशन कैन बी थॉट ऑफ एज अ डिवीजन ऑफ अ रियल हार्ड डिस्क ड्राइव और अ पार्ट ऑफ द हार्ड डिस्क ड्राइव। पार्टीशन हम लोग कह सकते हैं, पार्टीशन को समझा जा सकता है किससे? रियल हार्ड डिस्क ड्राइव के डिवीजन से। हम लोग रियल हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। फिजिकली नहीं, चाकू लेकर नहीं काटते हैं। ठीक है। लॉजिकली क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं किसी हार्ड डिस्क को या हार्ड डिस्क के पार्ट को। ठीक है। A partition is really only a logical separation from the whole drive। ये क्या होता है? एक लॉजिकल सेपरेशन होता है, ये ध्यान देना है। ठीक है। फ्रॉम द होल ड्राइव, बट इट अपीयर्स एज द डिवीजन क्रिएट्स मल्टीपल फिजिकल ड्राइव्स। पर ये हमें कैसा अपीयर होता है, और हमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कैसे ट्रीट करता है? एज अ डिफरेंट हार्ड डिस्क। उसे क्या लगता है कि ये डिफरेंट फिजिकल ड्राइव्स है। ठीक है। अगर हम एक फिजिकल ड्राइव्स को, एक फिजिकल डिस्क ड्राइव्स को हम डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड करते हैं लॉजिकली, फिजिकली तो डिवाइड नहीं हो रहा है, फिजिकल तो एक ही है, लॉजिकली क्या कर रहे हैं? डिफरेंट सी डी ई में डिवाइड कर दिए, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो उसे ट्रीट करेगा एज अ डिफरेंट डिस्क ड्राइव्स। ठीक है। जैसे वो फिजिकली अलग अलग हो। पार्टीशंस आर ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड डिस्क्स पार्टीशंस, और पार्टीशंस को डिस्क पार्टीशंस कहा जाता है। इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक हार्ड ड्राइव पार्टीशनिंग इज डन वाया द डिस्क मैनेजमेंट टूल। हम लोग डिस्क मैनेजमेंट टूल का यूज करके विंडोज में क्या करते हैं? पार्टीशन को डन करते हैं। यूज एंड पर्पस ऑफ डिस्क पार्टीशंस। आखिर यूज क्या है, पर्पस क्या है डिस्क पार्टीशन का? सेकंड क्वेश्चन ये था। तो डिवाइडिंग ए हार्ड ड्राइव इनटू पार्टीशंस इज हेल्पफुल फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। नंबर ऑफ रीजंस इसके हेल्पफुल हैं, क्या क्या है? बट इज नेसेसरी फॉर एटलीस्ट वन। ये एक के लिए नेसेसरी है क्या? टू मेक द ड्राइव अवेलेबल टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को अवेलेबल कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, पार्ट ऑफ द प्रोसेस इज टू डिफाइन अ पार्टीशन ऑन द हार्ड ड्राइव। उसका एक पार्ट होता है, इंस्टॉलेशन जब हम लोग करते हैं तो एक पार्ट होता है, वो क्या करता है? हार्ड डिस्क का एक पार्टीशन क्रिएट करता है, उसे डिफाइन करता है। This partition serves to define an area of the hard drive that Windows can use to install all of its files from the root directory on down। ठीक है। और ये पार्टीशन जो विंडोज के इंस्टॉलेशन के समय क्रिएट होता है या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन के समय, वो रिजर्व हो जाता है किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने फाइल्स होंगे, जो भी इंस्टॉल होंगे, वो सारे कहाँ पे होंगे? इसी एरिया में होंगे। दूसरा यूज क्या हो सकता है? अनदर कॉमन रीजन टू क्रिएट अ पार्टीशन इज सो यू कैन इंस्टॉल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द सेम हार्ड ड्राइव। ये भी एक रीजन हो सकता है, आप एक हार्ड ड्राइव पे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अलाउिंग यू टू सेलेक्ट विच वन वांट यू टू स्टार्ट। आप अलग अलग पार्टीशन कर लिए, डिस्क सी में आप विंडोज इंस्टॉल कर लिए
और सी में आपने क्या किया, आपने विंडोज 7 को इंस्टॉल कर लिया, लाइनक्स को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। और आप बूट मेन्यू से जाके बूटिंग सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं कि आप किस पार्टीशन से क्या करना चाहते हैं, आप बूट परफॉर्म करना चाहते हैं। अ सिचुएशन कॉल्ड डुअल बूटिंग, जिसे डुअल बूटिंग कहा जाता है, आप लोग जरूर जानते होंगे, सीएस के स्टूडेंट हैं आप लोग। You might run Windows and Linux, Windows 10 and Windows 7, or even 3 or 4 different operating systems. Okay, more than one partition is an absolute necessity for running more than one operating system, because the operating system will view the partition as a separate drives. Operating system क्या करता है, उसे as a separate drives देखता है, avoiding most problems with each other, जो कि प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट है क्या, हार्ड ड्राइव पार्टीशंस माइट ऑल्सो बी क्रिएटेड टू हेल्प एंड मैनेज फाइल्स। हार्ड ड्राइव का पार्टीशन आपको फाइल को मैनेज करने में, फाइल को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। इवन दो द डिफरेंट पार्टीशंस स्टिल ऑल एग्जिस्ट ऑन द सेम फिजिकल ड्राइव, जितने भी अलग अलग पार्टीशन हो जाए वो तो सेम फिजिकल ड्राइव में रहेंगे। इट्स ऑफन यूजफुल टू हैव अ पार्टीशन मेड अप जस्ट फॉर फोटोज, वीडियोज और सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देम इन सेपरेट फोल्डर्स विद इन द सेम पार्टीशन। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अलग अलग पार्टीशन बना सकते हैं अलग अलग टास्क के लिए। जैसे मैंने अपने हार्ड डिस्क में एक सेपरेट पार्टीशन बना रखा है, पार्टीशन एफ, जिसमें मैं क्या करता हूँ, सिर्फ कोडिंग रिलेटेड पार्ट ही करता हूँ। चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे मैं एकदम बेसिक कोडिंग कर रहा हूँ, सी का, C++ का, जावा का, या मैं एंड्रॉयड स्टूडियो कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो सारा जो प्रोजेक्ट होता है वो मैं एक अलग पार्टीशन में मैंने बना लिया और उसमें डिफरेंट फोल्डर्स बना लिए, ठीक है। मैंने डेटा के लिए एक अलग फोल्डर्स बनाया हुआ है, ई ड्राइव, और उसमें मैं सारे अपने फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ। तो ये क्या होता है, आपको एक इजी वे प्रोवाइड करता है, एक हायरार्किकल मैनर, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये था स्टूडेंट आपका यूज। पहले तो हमने जाना कि डिस्क पार्टीशन क्या होता है और उसका फिर हमने डिफरेंट यूज देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, हाउ ट्रबल शूटिंग इज डन। ये देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सिस्टम मेंटेनेंस का, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ट्रबल शूटिंग किस प्रकार से किया जाता है, राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन इट। इसके स्टेप्स को आपको लिखना है, ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स को। सो ट्रबल शूटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज्ड टू लोकेट द कॉज ऑफ अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ट्रबल शूटिंग क्या है स्टूडेंट, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टमैटिक वे है जिसका हम लोग यूज करते हैं, किस लिए, सिस्टम में जो भी फॉल्ट आया है उसके कारण को जानने के लिए, उसे करेक्ट करने के लिए। द रेलिवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज यूज, ठीक है। Approaching problem solving using a logical and methodical approach is essential to successful resolution। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग को लॉजिकली मेथोडिकल अप्रोच के माध्यम से सक्सेसफुल क्या कर सकते हैं, उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो एक्सपीरियंस इज वेरी यूजफुल, एक्सपीरियंस क्या होता है, बहुत ही यूजफुल होता है टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ट्रबल शूटिंग प्रोसेस स्टेप्स, आइए अब हम लोग प्रोसेस स्टेप्स देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो था आपका, द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस स्टेप्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। पहले हमें ट्रबल शूटिंग जब हम लोग करते हैं, परफॉर्म करते हैं, आप सर्च कीजिए विंडोज में ट्रबल शूटिंग, आपको ट्रबल शूटिंग का जो टूल होगा वो खुल जाएगा और आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा, आप किसका ट्रबल शूट करना चाहते हैं, मॉनिटर ट्रबल शूट, आप किसी पार्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइसेस का ट्रबल शूट करना चाहते हैं, आप साउंड आपके सिस्टम में नहीं आ रही है, या डिफरेंट तरह के ट्रबल शूटिंग ऑपरेशन होते हैं। सो ट्रबल शूटिंग में आखिर होता क्या है, सबसे पहले वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आपने अगर साउंड ट्रबल शूटिंग किया है कि आपका साउंड जो सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, स्पीकर, ठीक है, तो सबसे पहले वो स्पीकर में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगा, फिर क्या करेगा, एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज, फिर वो कुछ डेवलप एस्टैब्लिश करेगा कि आखिर किस कारण से ये जो है प्रॉब्लम आ सकती है। फिर क्या करेगा, टेस्ट करेगा उस थ्योरी को, टू डिटरमाइन द कॉज, उस थ्योरी को टेस्ट करेगा कि क्या इसकी के कारण कॉज हमारा उत्पन्न हो रहा है। इस्टेब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन, ये क्या करेगा, एक प्लान ऑफ एक्शन देन बनाएगा कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देन नेक्स्ट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा फुल सिस्टम फंक्शनलिटी को, और अगर एप्लीकेबल होगा इम्प्लीमेंट करेगा प्रिवेंटिव मेजर्स को, और लास्टली क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स कर देगा जो जो इसे मिला है फाइंडिंग्स,
और एक्शंस और आउटकम्स, और वो आपको शो कर देगा, वो आपको स्क्रीन पे विजुअल हो जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका क्या, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स। ये आपका बहुत है वीवीआई है, आपसे 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। 4 मार्क्स में हमने वीवीआई में डिस्कस किया था और 6 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो रास्टर ग्राफिक्स हमने देखा था, ये क्या होता है, रास्टर इमेजेस यूज्ड बिट मैप्स टू स्टोर। ये क्या करते हैं, बिट मैप्स का यूज करते हैं स्टोर होने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। दिस मीन्स अ लार्ज फाइल नीड्स अ लार्ज बिट मैप। कोई लार्ज फाइल होगा तो उसे लार्ज बिट मैप की नीड होगी। द लार्जर द इमेज द मोर डिस्क स्पेस द इमेज फाइल विल टेक अप। जितना लार्ज आपका इमेज होगा उतना ज्यादा साइज, उतना ज्यादा डिस्क स्पेस ये रिजर्व करेगा। We use algorithms which compress images to help reduce these file sizes। हम लोग डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फाइल साइज को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेट्स लाइक जेपीईजी एंड जीआईएफ आर कॉमन कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट्स। ये क्या होते हैं, कॉमन कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट होते हैं। Scaling down these images is easy, but enlarging a bitmap makes it pixelated or simply blurred। आप अगर ये जो आपका कौन सा है, रास्टर ग्राफिक्स है, रास्टर इमेजेज है, अगर आप इसे क्या करते हैं, इस इमेजेज को स्केलिंग डाउन करते हैं तो ये इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। बट अगर आप इनलार्जिंग करते हैं इस इमेज को तो क्या होता है, ये सिंपली ब्लर्ड हो जाता है। Hence, for images which need to scale to different sizes, we use vector graphics। वैसे इमेजेज जिन्हें डिफरेंट साइजेज पे स्केल करना, उसके लिए हम लोग वेक्टर ग्राफिक्स का यूज करते हैं। रास्टर ग्राफिक्स का जो एक्सटेंशन है वो .bmp .tif .gif .jpeg है। वेक्टर ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो मेकिंग यूज ऑफ सिक्वेंशियल कमांड्स और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम्स which place lines or shapes in a 2D or 3D environment is referred to as vector graphics। means different sequential commands, sequential mathematical statements, प्रोग्राम्स का यूज करके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल वे में लाइंस और शेप को क्या करना, इसे निरूपित करना ही क्या कहलाता है, वेक्टर ग्राफिक्स कहलाता है। ठीक है, वेक्टर ग्राफिक्स आर बेस्ट फॉर प्रिंटिंग। ये प्रिंटिंग के लिए बेस्ट माना जाता है। सिंस इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ मैथमेटिकल कर्व्स। चूंकि ये क्या होता है, कंपोज्ड होता है सीरीज ऑफ मैथमेटिकल कर्व्स का। एज अ रिजल्ट वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंट क्रिस्पली इवन व्हेन दे आर इनलार्ज्ड। तो वेक्टर ग्राफिक्स क्या करता है, एक क्रिस्पली मैनर यानी कि एक शार्प्ड मैनर में अच्छे से उस फिगर को, कैरेक्टर को प्रिंट करता है, इवन व्हेन जब उसे इनलार्ज्ड किया जाता है। जैसे हम पीडीएफ फाइल की बात करें, .pdf की, हम लोग जब भी प्रिंट करते हैं तो हम लोग पीडीएफ को क्या करते हैं, पीडीएफ पहले फाइल उसका बनाते हैं और पीडीएफ को ही हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंटर को कमांड देते हैं कि इस पीडीएफ को प्रिंट कर दो। क्यों, क्योंकि आप लोग देखिएगा कोई पीडीएफ है और जब आप उसे जूम इन कीजिएगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, पिक्सेलेटेड नहीं होगा, ब्लर नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन वही आप किसी जेपीजी को ले लीजिए, किसी फिगर को ले लीजिए और उसे जब आप जूम इन कीजिएगा तो एक हद के जाने के बाद वो क्या होगा, कुछ हद तक वो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद वो क्या होगा, फटना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा, पिक्सेलेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका वेक्टर ग्राफिक्स है उसके साथ ऐसा नहीं होता है। तो आई होप आप लोग वेक्टर ग्राफिक्स और रास्टर ग्राफिक्स में डिफरेंस समझ गए होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। पढ़े हैं ना आप लोग फंडामेंटल में, एसएमपीएस का वर्किंग आपको यहाँ बताना है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसएमपीएस यूज्ड इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में जिनका यूज होता है। ऑल्सो एक्सप्लेन यूपीएस, यूपीएस का भी यूज करना है ना। आप लोग अगर पीसी का यूज करते हैं तो यूपीएस आप लोग जरूर यूज किए होंगे कि अगर लाइट वगैरह कट जाए तो थोड़ा सा मेरे पास बैकअप रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं एसएमपीएस क्या होता है। एसएमपीएस स्टैंड्स फॉर स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। जैसा हम लोग जानते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई दैट यूजेज अ स्विचिंग रेगुलेटर टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर एफिशिएंटली। ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई होता है। स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई होता है जो कि स्विचिंग रेगुलेटर का यूज करता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे किसका यूज करता है, स्विचिंग रेगुलेटर का, जो कि कन्वर्ट करता है क्या चीज, इलेक्ट्रिकल पावर इफिशिएंटली, इलेक्ट्रिकल पावर को इफिशिएंटली वे में ये कन्वर्ट करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। बिल्कुल, इट इज
पावर सप्लाई यूनिट। ये क्या है? पावर सप्लाई यूनिट है जनरली यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू कन्वर्ट द वोल्टेज इनटू द कंप्यूटर एक्सेप्टेबल रेंज। और कंप्यूटर में इसका यूज होता है किस लिए? जो वोल्टेज होता है इसको ये कन्वर्ट करता है किसमें? कंप्यूटर एक्सेप्टेबल रेंज में। यानी जो आपका एसएमपीएस होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये यूज होता है कि आपका जो भी वोल्टेज इलेक्ट्रिकल पावर से आ रहा है उसको ये कन्वर्ट करता है कि आखिर आपके कंप्यूटर, आपके सिस्टम को नीड कितना है ना। अगर हाई वोल्टेज मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग टीवी वगैरह जलाते हैं तो वहां पे स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि अगर हाई वोल्टेज आ जाए, वो स्टेबलाइजर कन्वर्ट करता है कि आखिर हमारे जो टीवी है, जो भी टेलीविजन है या जो भी दूसरे डिवाइसेस है, उसको आखिर नीड कितना है। ठीक है ना? हम लोग क्या कर सकते हैं? स्विच, वहां पे स्विच लगा हुआ रहता है, हम लोग वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे एसएमपीएस का वर्क होता है। एसएमपीएस अपने आप डायनेमिकली ये परफॉर्म करता है, ठीक है, कि कितने वोल्टेज की नीड है। समझ गए आप लोग? अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग ऑफ एसएमपीएस। स्विच मोड पावर सप्लाई किस तरीके से वर्क करता है। सो द एसएमपीएस डिवाइस यूजेस स्विचिंग रेगुलेटर्स that switches the load current on and off to the regulate and stabilize the output voltage। ये क्या करता है? स्विचिंग रेगुलेटर्स का यूज करता है, जो कि क्या करते हैं? स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं, रेगुलेट और स्टेबलाइज करने के लिए वोल्टेज को। द एवरेज ऑफ द वोल्टेज between the off and on produces the appropriate power for a device। Unlike the linear power supply के unlike the pass transistor of SMPS switches between low dissipation, full on and full off mode and spend very less time in the high dissipation ट्रांजिशंस विच मिनिमाइजेज वेस्टेड एनर्जी। तो इसे आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छे से, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। यूपीएस को हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यूपीएस जो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है, हम सारे लोग जानते हैं ये क्या होता है। ये एक डिवाइस होता है डेट सप्लाइज पावर टू डिवाइसेस फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। ये क्या करता है? पावर प्रोवाइड करता है किसी डिवाइसेस को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए विदाउट स्टॉपिंग इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स अकरिंग विथ यूटिलिटी पावर। अगर यूटिलिटी पावर यानी आपका जो एक्सटर्नल पावर सोर्स है उसमें अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, या अदर किसी तरह का पावर सोर्सेस में प्रॉब्लम आ जाए, या जब क्या हो पावर फेल्योर्स हो जाए, जैसे क्या हो आपका पावर आउटेज अगर हो जाए, तो वैसी स्थिति में ये क्या करता है? आपको अनइंटरप्टेबल सर्विस प्रोवाइड करता है। कितने समय के लिए? कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। सच एज सर्वर्स एंड वर्क स्टेशंस में ब्रेक डाउन हो सकता है ऐसा लोडिंग टू वेरियस प्रॉब्लम सच एज द लॉस ऑफ इंपॉर्टेंट डेटा। अगर ऐसा इसका यूज नहीं किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट डेटा हमारा लॉस हो सकता है, प्रोग्राम हमारा माल फंक्शन हो सकता है। सो एडवांटेज क्या क्या है यूपीएस का? इमरजेंसी पावर सप्लाई ये होता है, बिल्कुल। प्रोवाइड्स सर्ज प्रोटेक्शन, बैटरी लाइफ ज्यादा होता है। प्रोटेक्ट्स मोर अनसर्टेन डेटा लॉस को ये बचाता है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं होता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए होता है। द मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर, मेंटेनेंस कॉस्ट हायर होता है बिकॉज द यूपीएस बैटरीज डू नॉट लास्ट फॉर एवर। यूपीएस का जो बैटरी होता है वो हमेशा नहीं चलता है, तो हमें बैटरी को रिप्लेस करना होता है, जिसलिए ये क्या होता है? कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाता है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। शॉर्ट नोट्स लिखने का रहा है। फर्स्ट है सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। सो आइए हम लोग देखते हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के तौर पे ये एक्ट करता है। परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंट्रोल्स ऑल द कंपोनेंट्स। ये क्या करता है? इसके जो पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वो क्या करता है? सारे कैलकुलेशन को, अरिथमेटिक जो होता है वो कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, लॉजिकल पार्ट्स को परफॉर्म करता है, और क्या होता है? जो कंट्रोल यूनिट होता है वो जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करता है। परफॉर्म्स द बेसिक अरिथमेटिकल, लॉजिकल एंड इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। सीपीयू का दो मेन कंपोनेंट्स होता है, क्या क्या? कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? सिलेक्ट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड कोऑर्डिनेट्स देयर एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को सिलेक्ट करता है और उसका एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट करता है, किस प्रकार से एग्जीक्यूशन होगा, उसका कंट्रोल फ्लो क्या होगा वो डिफाइन करता है। और क्या करता है? रेगुलेट्स टाइमिंग ऑफ प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होते हैं उसके टाइमिंग को रेगुलेट करता है। सेंड्स कंट्रोल सिग्नल
टू एंड रिसीव कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम पेरिफेरल डिवाइसेस। जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं कंप्यूटर से, उनको सिग्नल भेजता है और उनसे सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल को रिसीव करता है। एक्ट्स एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर ऑल अदर कंपोनेंट्स। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह ये क्या करता है, सारे कंपोनेंट्स के लिए वर्क करता है। इट ऑब्टेन्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है, उसे इंटरप्रेट करता है उस इंस्ट्रक्शन को, एंड इशूज सिग्नल्स टू द रिक्वायर्ड यूनिट्स टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन। और जो भी रिक्वायर्ड्स हैं जिन्हें वो एग्जीक्यूशन को ट्रांसफर करना है, उसे ट्रांसफर करता है। ठीक है। जो हमारा सीपीयू का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन एएलयू। एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का वो एएलयू में होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ लॉजिक सर्किट, रजिस्टर्स एंड एक्यूमुलेटर टू कैरी आउट ऑल ऑपरेशन। सारे ऑपरेशन को कैरी आउट करने के लिए इसमें क्या होती है, इसमें परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है डिपेंड्स ऑन द कमांड्स गिवन बाय द कंट्रोल यूनिट। जिस प्रकार से कंट्रोल यूनिट के द्वारा कमांड गिवन दिया, जिस प्रकार से कमांड दिया गया कंट्रोल यूनिट के द्वारा, उस पर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। सेकंड, जो शॉर्ट नोट्स लिखने कहा गया है वो बोला गया है वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे लिखने के लिए। सो क्या होता है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा होगा और क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, वीवीआई है। Virtual memory, 1 minute. Virtual memory is a storage allocation scheme in which secondary memory can be addressed as though it were part of main memory. वर्चुअल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक स्टोरेज एलोकेशन स्कीम है, मैकेनिज्म है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा हार्ड डिस्क है यानी जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है उसको इस प्रकार से ट्रीट करवा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कि जैसे लगे कि वो एक प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट। द एड्रेस ऑफ अ प्रोग्राम मे यूज टू रेफरेंस memory are distinguished from the addresses the memory system uses to identify physical storage sites, and program generated address are translated automatically to corresponding machine address। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, द साइज ऑफ वर्चुअल स्टोरेज इज लिमिटेड। वर्चुअल स्टोरेज का जो साइज होता है वो लिमिटेड होता है बाय द एड्रेसिंग स्कीम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिस हिसाब से एड्रेसिंग स्कीम होता है कंप्यूटर सिस्टम का। एंड अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज अवेलेबल, जिस हिसाब से आपका सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल है, फ्री है, नोट बाय द एक्चुअल नंबर ऑफ द मेन स्टोरेज लोकेशंस। इट इज अ टेक्निक, ये क्या है, एक टेक्निक है, डेट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मदद से मिलकर क्या होता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट मैप्स मेमोरी एड्रेसेस यूज्ड बाय अ प्रोग्रामर कॉल्ड वर्चुअल एड्रेसेस। ये क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को मैप करता है जिसे वर्चुअल एड्रेस कहा जाता है, इनटू फिजिकल एड्रेस इन कंप्यूटर मेमोरी। फिजिकल एड्रेस में उसे मैप करता है। समझ गए। नेक्स्ट जो आपको लिखना है स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स, वो है डायग्नोस्टिक पीसी। हमने डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया। डायग्नोस्टिक पीसी क्या है, नो मैटर हाउ वेल बिल्ड योर पीसी इज एंड हाउ वेल रिटन इट्स सॉफ्टवेयर, प्रॉब्लम्स कैन अकर। सही बात है, ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने अच्छे से अपने प्रोग्राम को लिखे हो, कितना अच्छा आपका सॉफ्टवेयर हो या कितना अच्छा आपका पीसी बिल्ड हो, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हो, प्रॉब्लम्स अकर हो ही सकता है। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कैन हेल्प ट्रबल शूट प्रॉब्लम्स व्हेन योर कंप्यूटर माल फंक्शंस और यू सस्पेक्ट प्रॉब्लम्स विद एन अपग्रेडेड कंपोनेंट्स। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है प्रॉब्लम को ट्रबल शूट करने में, जब आपका कंप्यूटर क्या हो, माल फंक्शन हो जाए या आपको अपग्रेडेड कंपोनेंट के साथ किसी तरह की प्रॉब्लम हो। We also might find that our system problems are caused by a hardware malfunctions and that you must open the computer case to perform repairs। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर केस को, यानी कंप्यूटर केस जो होता है फिजिकल आपका, उसको ओपन करना पड़ता है। Several types of diagnostic software are available for PCs. Some diagnostic functions are integrated into the PC hardware directly, whereas others take the form of operating system utilities or separate software products। ठीक है स्टूडेंट।
कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक फंक्शन होते हैं जो क्या होते हैं डायरेक्ट पीसी हार्डवेयर पे अप्लाई किए जाते हैं यानी केस को खोलकर, और कुछ ऐसे सिस्टम यूटिलिटीज होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें आप इजीली सॉफ्टवेयर के माध्यम से रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स, वो है आपका ईएसडीआई के ऊपर। ध्यान देना ये सारे अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको इतना पूछा गया है, 4 बोला गया है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। तो समय है, आप इतना लिख सकते हैं, मैं इतना बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो छोटे-छोटे पॉइंट में लिखकर निकल सकते हैं। ईएसडीआई क्या होता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा था इन्हांस्ड स्मॉल डिस्क इंटरफेस, हार्ड डिस्क ड्राइव इंटरफेस जब हमने पढ़े थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, तो एससी, एसआई, ईएसडीआई ये सभी को हमने डिस्कस किया था। तो ईएसडीआई क्या होता है, इन्हांस्ड स्मॉल डिस्क इंटरफेस होता है, जो कि एक डिस्क इंटरफेस है डिजाइंड बाय द मैक्सटर कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे डिजाइन किया गया था अर्ली 1980s में, टू बी फॉलो ऑन द ST412506 इंटरफेस। It improved on ST506 by moving certain parts that were traditionally kept on the controller। ये ST506 के ऊपर एक इम्प्रूवमेंट था जो कि इसमें क्या किया गया था, कुछ पार्ट्स को मूव कर दिया गया था जो कि ट्रेडिशनली क्या थे वहां पे kept on the controller, also generalizing the control bus such that more kinds of devices could be connected। ठीक है स्टूडेंट, ये था आपका ESDI। अब हमारा आता है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन टर्म्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। आपको अब यहाँ क्या करना है, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन करना है उनके इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। तो आइए हम लोग करते हैं। An operating system performs all the basic tasks like managing files, processes and memory। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सारे जो भी बेसिक टास्क होते हैं इस सिस्टम के वो परफॉर्म करता है, ठीक है, फाइल को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज द मैनेजर ऑफ ऑल रिसोर्सेज, दैट इज रिसोर्स मैनेजर। ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, एक्ट करता है। सम वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर एज फॉलोज इन टर्म्स ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे टाइप्स दिए हुए, आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो डायरेक्टली कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरैक्ट नहीं होते थे। देयर इज एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर होते थे विच टेक्स सिमिलर जॉब्स हैविंग द सेम रिक्वायरमेंट एंड ग्रुप देम इनटू बैचेज। एक ऑपरेटर होता था जो कि क्या करता था, सिमिलर जॉब्स जो होते थे, ठीक है, सिमिलर टास्क जो होते थे उसे वो लेता था और उसका एक ग्रुपिंग करता था जिसे बैच कहा जाता था। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर टू सॉर्ट जॉब्स विथ सिमिलर नीड्स। समझ गए बात को, ये ऑपरेटर का नीड था कि ऑपरेटर का ये काम था कि वो क्या करेगा, जो कि सिमिलर तरह के जॉब हैं उन्हें सेपरेट करेगा और उन्हें एक ग्रुप में रखेगा जिसे बैच कहा जाएगा। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था। जैसे आप पेरोल सिस्टम, बैंक स्टेटमेंट्स हो गया, ये सारे क्या है, ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ईच टास्क इज गिवन सम टाइम टू एग्जीक्यूट सो दैट ऑल द टास्क वर्क स्मूथली। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या किया जाता है कि सारे जो भी टास्क होते हैं सभी को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है जिससे वो सभी क्या कर सके, स्मूथली एग्जीक्यूट कर सके। ईच यूजर गेट्स द टाइम ऑफ सीपीयू। हर एक यूजर क्या करता है, सीपीयू का टाइम को गेट करता है एज द यूजर सिंगल सिस्टम। These systems are also known as multitasking systems। इन्हें मल्टीटास्किंग सिस्टम्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में यूनिक्स है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, दीज टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ रिसेंट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये एक रिसेंट क्या है, एडवांसमेंट है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, एंड आर बीइंग वाइडली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये वाइडली एक्सेप्टेड हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड विथ a great pace various autonomous interconnected computers communicate with each other using a shared communications network। इसमें क्या होता है, various autonomous systems को कनेक्ट किया जाता है जो कि एज ए सिंगल सिस्टम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो लोकस जो है ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, दीज सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर। ये सिस्टम क्या करते हैं, किसी सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं, रन करते हैं, एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डेटा, यूजर्स, ग्रुप्स,
सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। ठीक है, These types of operating system allow shared access of files। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलाउ करते हैं शेयर ऑफ फाइल्स, यानी कि आप फाइल को शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। प्रिंटर्स को शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल हमारे जो लैब में होते हैं, कंप्यूटर लैब में, कॉलेज में, वो क्या होता है, प्रिंटर्स कनेक्टेड होते हैं ना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लैब में प्रिंट मार देते हैं गलती से, तो उधर सर आते हैं, किसने प्रिंट कर दिया, उधर प्रिंट निकल रहा है 10 पेज 15 पेज। तो इस तरीके से होता है। वो क्या होता है, एक ही सिंगल नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस ओवर अ स्मॉल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स सर्व रियल टाइम सिस्टम्स। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड टू इनपुट्स इज वेरी स्मॉल। दीज टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर एरर फ्री। और ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन डिटेल। इसमें आपसे पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। So an operating system is a program on which application programs are executed and acts as a communication bridge, means interface between the user and the computer hardware। एक एंड यूजर जो है वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है, तो वो एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम ड्राइवर के माध्यम से क्या करता है, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। ये आपको हायरार्की हमेशा याद रखना है। ठीक है, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या है, सिक्योरिटी फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेज पासवर्ड प्रोटेक्शन, बिल्कुल, टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड यूजर डेटा। अनऑथोराइज्ड एक्सेस को ये क्या करता है, वैलिडेट करता है। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर इसका क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट मॉनिटर्स ओवरऑल सिस्टम हेल्थ टू हेल्प improve performance, records the response time between service request and system response to have a complete view of the system health। नेक्स्ट है आपका क्या, कोऑर्डिनेट बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। अदर जो भी सॉफ्टवेयर हैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल और यूजर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन ये स्टैब्लिश करता है। Operating systems also coordinate and assign interpreters, compilers, assemblers and the other software to the various users of the computer system। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ये मैनेज करता है, कौन सा टास्क हमारा कितना मेमोरी लेगा, कितना मेमोरी एरिया को रिजर्व करेगा, और मेन मेमोरी। इट कीप्स ट्रैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज विच बाइट्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर यूज्ड बाय विच यूजर प्रोग्राम। कौन से यूजर प्रोग्राम किस मेमोरी के बाइट को यूज कर रहा है, ये मैनेज करने का काम किसका होता है, ओएस का होता है। ओएस इसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर मैनेजमेंट। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स द ऑर्डर इन विच प्रोसेसेस हैव एक्सेस टू द प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग, जिसमें कि मल्टीपल प्रोग्राम्स जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है वो जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहा हो, चाहे वो FCFS हो, SJF हो, या जो भी वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज कर रहा हो, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम जो होगा या कौन सा जो प्रोसेस होगा वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं, सॉरी, क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि जब हमारा प्रोसेसर एक है तो एट अ टाइम क्या होगा, कोई एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है। ये हमेशा आपको ध्यान देना है। जब आपका सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है तो एट अ टाइम ओनली एक प्रोसेसर आपका एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आपको लगता है कि सारे एक साथ वर्क कर रहे हैं। कैसे आपको लगता है, क्यों, क्योंकि जो चेंजेज होता है ना, मतलब कि जो शेड्यूलिंग होता है वो इतना फास्टली होता है कि आपको लगता है कि सारे पैरेलली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, and how much processing time each processes has, this function of operating system is called process scheduling। बिल्कुल हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा है प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होता है। नेक्स्ट है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सारे डिवाइस जो कि कनेक्टेड हैं आपके कंप्यूटर से उसे मैनेज करता है उसके रिस्पेक्टिव ड्राइवर्स के द्वारा। नेक्स्ट है फाइल मैनेजमेंट, बहुत ही वीवीआई है। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक
क्या है, फंक्शन है। ए फाइल सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डायरेक्टरीज फॉर इफिशिएंट और इजी नेविगेशन एंड यूजेज दीज डायरेक्टरीज में कंटेन अदर डायरेक्टरीज। ठीक है, बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, दीज डायरेक्टरीज में कंटेन अदर डायरेक्टरीज, यस, एंड अदर फाइल्स। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। एक ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है ये ट्रैक करके कि कहाँ पे कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर है। यूजर एक्सेस सेटिंग्स एंड स्टेटस ऑफ एवरी फाइल एंड मोर। यूजर देख किसी फाइल का क्या सेटिंग रखा है, क्या स्टेटस है, ये सारा स्टोर करके रखना किसका वर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्क है। तो ये था स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ मेनली फंक्शंस। आगे हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क डिवाइसेस। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्ड डिस्क डिवाइसेस के टाइप्स को हम लोग आइए एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आपको इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। सो स्टोरेज डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है विच कैन बी यूज्ड टू स्टोर डिजिटल डेटा एंड एप्लीकेशंस विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ इमेजेज, वीडियो, ऑडियो, फाइल्स एक्सेट्रा। हम लोग जो होता है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस, आइदर वो हार्ड डिस्क हो या हमारा SSD हो, हम लोग उसमें क्या स्टोर करके रखते हैं, हम लोग उसमें अपने फाइल्स को, मीन्स फाइल्स ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है। इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड द हार्ड ड्राइव इज वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। बिल्कुल ये कंप्यूटर का एक की कंपोनेंट है, क्योंकि अगर हार्ड डिस्क हमारा ना हो, अगर हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस ना हो, तो हम डेटा को कहीं स्टोर ही नहीं कर पाए। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज, कंप्यूटर स्टोरेज के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है 3 कैटेगरीज में। सो फर्स्ट आपका होता है प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज मीन्स आपका वही जो प्राइमरी मेमोरी हो गया, जो रैम हो गया, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है। तो आइए एक बार हम लोग स्टोरेज के बेसिस पे देख लेते हैं। सो दिस इज द डायरेक्ट मेमोरी विच इज एक्सेसिबल टू CPU। बिल्कुल जो हमारा प्राइमरी स्टोरेज रहता है वो क्या होता है, CPU उससे डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है, डायरेक्टली डेटा उससे CPU ले सकता है, उसमें ट्रांसफर कर सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। और ये क्या होता है, वोलाटाइल इन नेचर होता है, मीन्स जब पावर कट हो जाता है तो इसके जो सारा डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। इट इज टेम्पोररी, एज सुन एज द डिवाइस टर्न्स ऑफ और इज रीबूटेड द मेमोरी इज इरेज्ड। बिल्कुल ये क्या होता है, टेम्पोररी, यानी इसमें डेटा टेम्पोररली स्टोर होता है। जैसे ही हमारा डिवाइस टर्न ऑफ होगा या ये रिबूट होगा या पावर कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इसका डेटा सारा इरेज हो जाएगा। ये साइज में स्मॉलर होते हैं। इट कंप्राइजेज ओनली ऑफ इंटरनल मेमोरी, एग्जाम्पल रैम, कैश मेमोरी। तो आई होप आप लोग समझ गए प्राइमरी। देन आपका आता है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हुआ, दिस टाइप ऑफ स्टोरेज डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू द CPU। ये CPU से डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं होते हैं। द इनपुट एंड आउटपुट चैनल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट सच स्टोरेज डिवाइसेस टू द कंप्यूटर। इनपुट आउटपुट चैनल्स का यूज किया जाता है इन डिवाइसेस को, जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है, जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, या आपका SSD हो गया, या आप एक्सटर्नल कोई हार्ड डिस्क से कनेक्ट करते हैं, वो सारा क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। ओके स्टूडेंट, तो आगे क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। इट इज नॉन वोलाटाइल। बिल्कुल ये क्या होता है स्टूडेंट, ये नॉन वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। देखिए यहाँ पे है, इट इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मतलब जब इसका पावर कनेक्शन लॉस्ट भी हो जाएगा, पावर कट भी हो जाएगा, फिर जब अगेन पावर आएगा, यानी इसका डेटा लॉस नहीं होता है। सीधी सी बात है, आप कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में आप जो भी बताइए वीडियो ऑडियो रखते हैं, आपका सिस्टम ऑफ हो गया, अगेन जब सिस्टम ऑन करते हैं तो क्या वो वीडियो ऑडियो रिमूव हो जाता है, नहीं होता है, उसमें रहता है। तो ये हुआ आपका सेकेंडरी स्टोरेज। और ये लार्जर कैपेसिटी के होते हैं। बिल्कुल मिनिमम हमारा 500 GB 1 TB इसके अराउंड क्या होता है, हमारा हार्ड डिस्क होता है, इन कंपैरिजन टू प्राइमरी स्टोरेज। और प्राइमरी स्टोरेज क्या होता है, 4 GB का होता है, या 8 GB 16 GB, इस प्रकार से। सो इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेमोरी। ये इंटरनल मेमोरी भी होते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल का यहाँ तात्पर्य है कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड भी होता है, या मदरबोर्ड के बाहर हम एक्सटर्नली भी इसे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल USB ड्राइव्स। USB ड्राइव्स क्या है बताइए, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कनेक्ट करवाते हैं, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा। देन आपका एक कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट टर्टियरी मेमोरी का, और ये आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी सिंपली पूछे जा सकते हैं कि एक्सप्लेन टर्टियरी मेमोरी या डिस्क्राइब टर्टियरी मेमोरी। So this type of storage is generally not considered to be important. It is generally
नोट अ पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। ये बेसिकली पर्सनल कंप्यूटर्स के पार्ट नहीं होते और इन्हें जनरली स्टोरेज में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये होता क्या है? इट इन्वॉल्व्स माउंटिंग एंड अनमाउंटिंग ऑफ मास स्टोरेज डेटा विच इज रिमूवेबल फ्रॉम अ कंप्यूटर डिवाइस। ये क्या होते हैं? जो माउंट अनमाउंट होता है मास स्टोरेज ऑफ डेटा कहीं एक जगह से दूसरे जगह पे, उसके लिए बेसिकली ये यूज होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टोरेज होल्ड्स रोबोटिक फंक्शन। जो रोबोटिक फंक्शन होते हैं उन सभी डेटा को स्टोर करने के लिए टर्टियरी मेमोरी का बेसिकली आपका यूज किया जाता है। तो आपको इसे भी एक बार जब 6 मार्क्स में पूछा जाए तो एक्सप्लेन कर देना है। ये हो गया आपका कि स्टोरेज डिवाइसेस कितने तरीके के होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफाइन इंटरप्ट। और ये आपसे 6 मार्क्स में पूछा गया है, क्या बात है। तो इसे आपको मिनिमम स्टूडेंट 1.5 पेज में आपको एक्सप्लेन करना है या 2 पेज में एक्सप्लेन करना है इंटरप्ट को, ठीक है। सो एन इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेंड टू द प्रोसेसर दैट इंटरप्ट्स द करंट प्रोसेस। देखिए इंटरप्ट बेसिकली होता क्या है? इंटरप्ट क्या होता है? एक सिग्नल होता है, ठीक है, जो कि एज ए यूजर हमारे द्वारा भेजा जाता है या सीपीयू के द्वारा, जिसके भी द्वारा हो, जो कि क्या करता है? करंट फ्लो को इंटरप्ट कर देता है। नाम से ही आपको पता चल रहा है इंटरप्ट्स। तो ये क्या करता है? ये एक सिग्नल जाता है प्रोसेसर के पास, जो भी आपके सिस्टम में प्रोसेसर है, जो कि आपके करंट प्रोसेस को इंटरप्ट करता है। इट मे बी जनरेटेड बाय अ हार्डवेयर डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये किसी हार्डवेयर डिवाइस के द्वारा जनरेट किया जा सकता है या किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। ए हार्डवेयर इंटरप्ट इज ऑफन क्रिएटेड बाय एन इनपुट डिवाइस। जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है स्टूडेंट, वो इनपुट डिवाइस के द्वारा क्या किया जाता है? क्रिएट किया जाता है। जैसे हमने कीबोर्ड पे अगर कोई की प्रेस किया तो क्या हुआ? हमारे प्रोसेसर के पास एक इंटरप्ट गया। हमने जैसे ही की प्रेस किया तो ये एक हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया, सच एज माउस और कीबोर्ड। यस, अभी हम जैसे माउस से ये हम अगर कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? एक इंटरप्ट जा रहा है। For example, if you are using a word processor and press a key, the program must process the input immediately, है ना। जब भी हम वर्ड प्रोसेसर खोले और उसमें अगर हेलो शुभम टाइप कर रहे हैं तो क्या होगा? जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा वो इमीडिएटली उसे क्या करेगा? उस इंटरप्ट को कैप्चर करेगा और हेलो वर्ल्ड को टाइप कर देगा, हेलो शुभम को टाइप कर देगा। टाइपिंग हेलो क्रिएट्स 5 इंटरप्ट रिक्वेस्ट। अगर आप हेलो टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 5 वर्ड है। तो ये क्या होगा? टोटल 5 इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करेगा, विच अलाउज द प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लेटर्स यू टाइप्ड। जो कि उस प्रोग्राम को अलाउ करेगा आपने जिस लेटर को टाइप किया है उसे वो शो करे। सिमिलरली ईच टाइम यू क्लिक अ माउस बटन और टैप ऑन अ टच स्क्रीन यू सेंड एन इंटरप्ट सिग्नल टू द डिवाइस। सिमिलर इसी प्रकार जब आप माउस का कोई बटन आइदर आप लेफ्ट या राइट किसी को क्लिक करते हैं तो क्या होता है? आपके प्रोसेसर के पास एक इंटरप्ट जाता है। या आप किसी टच स्क्रीन, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की भी बात करें तो जब आप टच स्क्रीन पर टैप करते हैं तो वो क्या होता है? एक इंटरप्ट जाता है किसके पास? आपके प्रोसेसर के पास, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर यूज्ड टू हैंडल एरर्स एंड एक्सेप्शंस दैट अकर व्हाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं एरर्स और एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जब कोई प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट कर रहा हो तो। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर प्रोसेस्ड बाय एन इंटरप्ट हैंडलर ऑल्सो नॉन एज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। देखिए इसका नाम आपको याद रखना कंपलसरी है। ISR इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है स्टूडेंट, वो क्या किया जाता है? प्रोसेस्ड बाय एन इंटरप्ट हैंडलर। इंटरप्ट हैंडलर के द्वारा उसे प्रोसेस किया जाता है और उस इंटरप्ट हैंडलर को कहाँ किया जाता है? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, तो ये था आपका इंटरप्ट क्या होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन ISA इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर एंड एक्सटेंडेड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर इन डिटेल। तो ये क्वेश्चन एकदम मस्ट है स्टूडेंट, आपको पढ़ के ही जाना। ये आपको 4 मार्क्स में 6 मार्क्स में हर एक जगह ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हम लोग काफ़ी बार पढ़ चुके तो इसे स्किप कर दें। चलिए एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर क्या हमने पढ़ा था? ISA बस अलाउज एडिशनल एक्सपेंशन कार्ड्स टू बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। हम लोग किसी भी, पहले स्लॉट का मतलब ही क्या होता है? कोई भी स्लॉट है हम लोग उसमें एक्सपेंशन कार्ड को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, जिससे हम सेट ऑफ फंक्शनलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। तो बस ISA जो बस था वो भी यही अलाउ करता था कि हम कोई भी अलग से एडिशनल एक्सपेंशन कार्ड को हम अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट करवा सकते थे। इट इज अ स्टैंडर्ड बस आर्किटेक्चर फॉर IBM कंपैटिबिलिटी। जो IBM के मेनली PCs थे उससे ये क्या था? कंपैटिबल था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1981 में ISA को इंट्रोड्यूस्ड किया गया था।
द ISA बस वाज डिजाइंड टू सपोर्ट द इंटेल 8088। देखिए 8088 जो आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा था IBM का, उसे बेसिकली ये सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था ISA को, फॉर IBM फर्स्ट जनरेशन PC। In the late 1990s, the faster peripheral component interconnect PCI, soon afterwards use of the ISA bus began to diminish। जैसे ही 1990s लेट 1990s में PCI इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, ISA धीरे धीरे खत्म होता चला गया मार्केट से। एंड मोस्ट IBM मदरबोर्ड्स वेयर डिजाइंड विथ PCI स्लॉट्स, और जितने भी IBM के मदरबोर्ड्स थे वो बेसिकली क्या होने लगे, PCI स्लॉट से वो रिप्लेस होने लगे। ISA के फीचर्स को हम लोग देख लेते तो क्या था, ISA 16 बिट कैरेक्टरिस्टिक्स, 16 बिट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, 16 बिट का ये ISA स्लॉट क्या था, 16 बिट था उसका, ठीक है। इट सपोर्टेड 16 बिट, यस ये सही है, इट सपोर्टेड 16 बिट पेरिफेरल डिवाइसेस। वो क्या करता था, 16 बिट पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने जो भी बस था उससे कनेक्ट करता था। 5 devices with 16-bit interrupt request IRQ could be connected at the same time। 5 डिवाइसेस क्या हो सकते थे, साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो सकते थे 16 बिट का। 16 बिट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DMA चैनल, देखिए DMA आपको अलग से पढ़ना है, DMA बहुत ही VVI कॉन्सेप्ट है और DMA आपसे पूछा जाता है, ठीक है। सो 16 बिट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल, 16 बिट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल था इसका। द CPU क्लॉक क्या था, 16 to 20 मेगाहर्ट्ज वेरी करता था, यानी 16, 17, 18, 19 और 20। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंडेड ISA। सो EISA क्या था, बस आर्किटेक्चर, ये जस्ट एक एक्सटेंशन था ISA का ही, ठीक है, जो कि ISA आपका जान रहे हैं आप लोग, ISA 16 बिट को सपोर्ट करता था, 16 बिट के पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने एक्सपेंशन स्लॉट में कनेक्ट करवाता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जनरेशन बढ़ते गया, तो जब 32 बिट्स के डिवाइसेस आए तो ISA को ही एक्सटेंड किया गया पहले, दैट इज EISA एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, जो कि क्या करता था, 32 बिट्स के डिवाइसेस को कनेक्ट करता था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1988। देखिए ये 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और अगर हम ISA की बात करें तो ये 1981 में किया गया था, यानी कि मात्र में 7 साल बाद। बाय द गैंग ऑफ 9 अ ग्रुप ऑफ PC मैन्युफैक्चरर। देखिए ये नाम है, ये क्या है, PC मैन्युफैक्चरर्स का नाम है गैंग ऑफ 9 अ ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, EISA एक्सटेंडेड द एडवांस टेक्नोलॉजी बस आर्किटेक्चर। जो 80 बस आर्किटेक्चर थे उसे क्या करता है, एक्सटेंड करता है। एंड फैसिलिटेट्स बस शेयरिंग बिटवीन मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मल्टीपल CPUs के बीच बस शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को अलाउ करता है। इट्स वन ऑफ द एडवांटेज इज दैट ISA कार्ड्स विल वर्क इन EISA स्लॉट। देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे VVI कि जो ISA स्लॉट्स, यानी कि ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो आपका EISA हो गया। क्यों, यहाँ पे देखिए बता रहा है कि जो ISA के कार्ड्स थे स्टूडेंट, वो क्या थे, EISA स्लॉट्स के साथ कंपैटिबल थे, यानी कि EISA स्लॉट में आप ISA कार्ड को भी क्या कर सकते, कनेक्ट करवा सकते थे। नेक्स्ट है EISA ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स अडेप्टर कार्ड्स सिमिलर टू द प्लग एंड प्ले स्टैंडर्ड्स ऑफ मॉडर्न सिस्टम। जो एक्सटेंडेड वर्जन था ISA का, वो क्या करता था, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लेता था अडेप्टर कार्ड्स को, आपको कनेक्ट करवाने के बाद एक्सटर्नली कुछ करने की नीड नहीं होती थी। सिमिलर टू द प्लग एंड प्ले स्टैंडर्ड्स ऑफ द मॉडर्न सिस्टम। अभी के जमाने में जैसे चलता है क्या, प्लग एंड प्ले। अब देखिए ये बहुत ही VVI कॉन्सेप्ट है, प्लग एंड प्ले आखिर होता क्या है। जैसे कि अभी की अगर आप बात करें तो जैसे मैंने अभी ये देखिए माइक मैंने लगाया हुआ है, तो माइक मैंने क्या किया, जस्ट मैंने प्लग किया और उसके बाद ये मेरा प्ले यानी कि काम कर रहा है। अगर मैं एयरफोन लगाऊं तो प्लग करूंगा और वो अपने आप, जब मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन करूंगा तो क्या होगा, वो एयरफोन में बजने लगेगा। मैंने अगर कीबोर्ड को लगाया और उसके बाद मैं यहाँ से टाइप कर रहा हूँ तो मेरा इंटरप्ट जा रहा है, मतलब मुझे कुछ एक्सटर्नली करने की नीड नहीं पड़ रही। इसी को कहा जाता है प्लग एंड प्ले। ऐसा नहीं है कि आपने किसी डिवाइस को अगर कनेक्ट किया तो आप पहले उसे कन्फिगर कर रहे हैं देन आप उसका यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मॉडर्न सिस्टम में ऐसा है, लेकिन जब EISA आया था स्टूडेंट तो जस्ट ये इसके सिमिलर ही था। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 12 नंबर। तो नेक्स्ट है व्हाट इज PCI। देखिए पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट को पूछा जा रहा है। ऑल्सो डिस्क्राइब DMA। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, DMA विथ डायग्राम। तो आइए हम लोग देखते हैं PCI क्या होता है स्टूडेंट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट इज एन इंटरकनेक्शन सिस्टम। ये क्या है, एक इंटरकनेक्शन सिस्टम है बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड अटैच्ड डिवाइसेस इन विच एक्सपेंशन स्लॉट्स आर स्पेस्ड क्लोजली फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है DMA। मेनली हम लोग इसे देखते हैं क्योंकि DMA स्टूडेंट्स बहुत ही VVI है आपके लिए। ठीक है,
सो द टर्म डीएमए स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। द हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज कॉल्ड द डीएमए कंट्रोलर। और वो हार्डवेयर डिवाइस जिसका कि यूज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने के लिए किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर या डीएमए कंट्रोलर। तो ये आपके लिए एमसीक्यूज है। पहला क्या कि डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। दूसरा क्या, वो हार्डवेयर डिवाइस जिसका कि यूज किया जाता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में उसे क्या बोलते हैं? डीएमए कंट्रोलर। सो डीएमए कंट्रोलर क्या होता है? डीएमए कंट्रोलर बेसिकली एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि पार्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरफेस सर्किट होता है विच ट्रांसफर ब्लॉक्स ऑफ डेटा बिटवीन आईओ डिवाइसेस, जो कि ट्रांसफर करता है ब्लॉक्स ऑफ डेटा को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में। एंड मेन मेमोरी विथ मिनिमल इंटरवेंशन फ्रॉम द प्रोसेसर, और मेन मेमोरी को ट्रांसफर करता है प्रोसेसर में मिनिमल इंटरवेंशन किए हुए। सो हम लोग डीएमए कंट्रोलर डायग्राम को समझते हैं। डीएमए कंट्रोलर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द बस एंड द इनपुट डिवाइसेस। डीएमए कंट्रोलर क्या करता है? बस के बीच में, जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ बस होता है, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, तो इन सभी बस के बीच में और जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे हम डेटा इनपुट करते हैं उसके बीच में क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ऑल्दो इट ट्रांसफर्स डेटा विदाउट इन्वेंशन ऑफ प्रोसेसर, इन्वेंशन नहीं इंटरवेंशन, यानी कि बिना इंटरफेयर किए हुए प्रोसेसर में ये क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोसेसर, ये प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द प्रोसेसर इनिशिएट्स द डीएमए कंट्रोलर बाय सेंडिंग द स्टार्टिंग एड्रेस। प्रोसेसर क्या करता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए को कंट्रोल करता है, इनिशिएट करता है। इनिशिएट मतलब उसे स्टार्ट करता है। कैसे स्टार्ट करता है? बाय सेंडिंग द स्टार्टिंग एड्रेस, स्टार्टिंग एड्रेस को उसे सेंड करके। नंबर ऑफ वर्ड्स इन डेटा ब्लॉक एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा, और उसे क्या क्या सेंड करता है? देखिए, प्रोसेसर क्या करेगा? डीएमए को इनिशिएट करेगा, मीन्स डीएमए को स्टार्ट करेगा। कैसे? उसे स्टार्टिंग एड्रेस भेजेगा। नंबर ऑफ वर्ड्स इन डेटा ब्लॉक, टोटल जो डेटा ब्लॉक्स है उसका, उसमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा, और किस डायरेक्शन में डीएमए को डेटा को ट्रांसफर करना है। तो ये तीन चीज भेजा जाएगा किसके द्वारा? प्रोसेसर के द्वारा भेजा जाएगा डीएमए कंट्रोलर को। क्या क्या? अगेन देखिए, स्टार्टिंग एड्रेस, नंबर ऑफ वर्ड्स, डेटा ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, और उसे भेजा जाएगा डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में उसे मूव करना है। तो एक बार हम फिगर को देख लेते हैं कुछ इस तरीके का। अगर मैं इसे 1 मिनट, ये यस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर मेनली हो गया और ये हो गया मेमोरी। ये आपका डीएमए कंट्रोलर है। ये क्या है आपका स्टूडेंट? डीएमए कंट्रोलर है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि ये क्या है? आपका इनपुट आउटपुट सारे पोर्ट है और ये आपका एक्सटर्नल डिवाइसेस है। तो हमने क्या पढ़ा कि मेमोरी और जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी इनपुट आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड है, उनके बीच में ये क्या करता है? एज ए इंटरफेस वर्क करता है। ये सारे आपके क्या एक्सटर्नल डिवाइसेस मान लीजिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जो कि इनपुट आउटपुट पोर्ट से कनेक्टेड है, और ये आपका मेमोरी है। तो बीच में ये क्या कर रहा है? एज ए इंटरफेस वर्क कर रहा है। DMA controller contains an address unit for generating addresses and selecting IO devices for transfer. DMA controller जो ये है स्टूडेंट, DMA controller, इसमें क्या होता है? इसमें एक एड्रेस यूनिट होता है फॉर जनरेटिंग एड्रेस एंड सेलेक्टिंग आईओ डिवाइसेस। एड्रेस को जनरेट करने के लिए, और इन आईओ डिफरेंट आईओ पोर्ट है तो किस आईओ डिवाइसेस को सेलेक्ट करना है उसके लिए। ओके, नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये सारे क्या है? हार्ड ड्राइव इंटरफेसेस हमने डिफरेंट पढ़े थे, SCSI, ESDI, और एक तीसरा क्या था? देखिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। हार्ड ड्राइव इंटरफेसेस को हमने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। तो SCSI क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस इज अ सेट ऑफ पैरेलल इंटरफेस स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट फॉर अटैचिंग प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइव्स, स्कैनर्स एंड अदर पेरिफेरल कंप्यूटर्स। SCSI फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? सेट ऑफ पैरेलल इंटरफेसेस स्टैंडर्ड्स, यानी कि डिफरेंट पैरेलल सेट, जो कि पैरेलल इंटरफेस हो। दो तरह के इंटरफेस, एक सीरियल इंटरफेस होता है, एक पैरेलल इंटरफेस होता है। तो जो पैरेलल, डिफरेंट पैरेलल इंटरफेसेस को मिला के SCSI को डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? ANSI के द्वारा। ठीक है, और इसका यूज क्या होता है? प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइव्स, स्कैनर्स और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए ये आपका सिंबल है। ठीक है, ये आपका सिंबल यूज किया जाता है पेपर पे कि निरूपित करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए SCSI को। नेक्स्ट है आपका ID। ठीक है, तो ID क्या होता है स्टूडेंट्स?
देखिए आईडी हो गया यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम लोग जानते हैं आईडी होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम लोग कोडिंग में इसका बेसिकली यूज करते हैं। आप लोग जावा पढ़े हैं तो जावा में आपने जरूर आईडी का या तो नेटबिन्स का, इक्लिप्स का या वीएस कोड का जरूर आप लोग यूज किए होंगे। तो इसमें क्या होता है बेसिकली आईडी में हमें जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सारे टूल्स चाहिए। मीन्स हमें सबसे पहले कोड लिखने के लिए कोई कोड एडिटर चाहिए, उसे कंपाइल करने के लिए हमें कंपाइलर चाहिए, फिर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या इंटरप्रेटर की जरूरत होती है, फिर हमें डिबग करने के लिए डिबगिंग टूल्स की जरूरत होती है। तो ये सारे चीज जो होते हैं आपको इंटीग्रेटेड एक जगह पे मिलता है आईडी में, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कंप्रहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बिल्कुल, एन आईडी नॉर्मली कंसिस्ट्स ऑफ एटलीस्ट अ सोर्स कोड एडिटर, बिल्ड ऑटोमेशन टूल एंड अ डिबगर। एक आईडी नॉर्मली में क्या होता है, सोर्स कोड एडिटर जो कि मस्ट है, होगा ही होगा, बिल्ड ऑटोमेशन टूल यानी कि सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए, और अगर कुछ एरर वगैरह आए तो उसे डिबग करने के लिए डिबगर टूल। रिस्क देखिए हमने पढ़ा था क्या, हमने पढ़ा था सिस्क और रिस्क, है ना। रिस्क क्या होता है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ये क्या होता है, द मेन आइडिया बिहाइंड इज टू मेक हार्डवेयर सिंपलर बाय यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट कंपोज्ड ऑफ अ फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉर लोडिंग, इवेल्युएटिंग एंड स्टोरिंग ऑपरेशंस जस्ट लाइक अ लोड कमांड विल लोड डेटा, स्टोर कमांड विल स्टोर डेटा। तो देखिए रिस्क क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, यानी जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसे रिड्यूस करने के लिए बेसिकली इसका आइडिया यही है। ठीक है, तो इसका आइडिया क्या था, ये देखिए कि टू मेक हार्डवेयर सिंपलर, हार्डवेयर को सिंपल बनाना। कैसे सिंपल बनाया जाएगा, बाय यूजिंग एन इंस्ट्रक्शन सेट, एक इंस्ट्रक्शन सेट का यूज करके जो कि कंपोज्ड होगा क्या क्या चीज का, फ्यू बेसिक स्टेप्स फॉर लोडिंग, डेटा को लोड करना, इवेल्युएट करना, स्टोर करना, जस्ट लाइक अ लोड कमांड विल लोड डेटा, स्टोर कमांड विल स्टोर डेटा। जिस प्रकार से अगर हमने लोड कमांड दिया तो वो क्या करेगा, डेटा को लोड करेगा, स्टोर कमांड अगर हम देते तो वो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करेगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक ही इंस्ट्रक्शन सेट बनाएंगे जो कि क्या करेगा, डेटा को लोड करेगा, इवेल्युएट करेगा और स्टोर करेगा, जिससे हमारा हार्डवेयर क्या हो जाएगा, सिंपलर हो जाएगा, हार्डवेयर का आर्किटेक्चर सिंपलर हो जाएगा। तो यही है आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसके, तो सिंपलर इंस्ट्रक्शन हो जाता है आपका, इंस्ट्रक्शन कम्स अंडर साइज ऑफ वन वर्ड, इंस्ट्रक्शन टेक्स अ सिंगल क्लॉक साइकिल टू गेट एग्जीक्यूटेड। एक इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक सिंगल क्लॉक साइकिल लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए। नेक्स्ट है आपका क्या, मोर नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर। ओके, इसमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर यूज होते हैं। सिंपल एड्रेसिंग मोड, इसमें सिंपल एड्रेसिंग मोड का आपका यूज किया जाता है। एड्रेसिंग मोड के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है। सिंपल एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो काफी सारे एड्रेसिंग मोड है, हमने सारे को एक्सप्लेन कर रखा है। लेस डेटा टाइप्स ये लेते हैं, और लास्ट क्या है, पाइपलाइंस कैन बी अचीव्ड। जो पाइपलाइन हजार्ड होता है, आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, उसे अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मॉनिटर। सीजीए मॉनिटर को आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सीजीए आपका, हालांकि मॉनिटर में हमने एलसीडी एलईडी पढ़ा है और क्या पढ़ा है हमने, सीआरटी पढ़ा है। ये भी आपसे पूछा जाता है, लेकिन पिछले 1-2 साल से आपसे सीजीए पूछा जा रहा है और एक आपसे पूछा जा रहा है एचजीए। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग वीवीआई के तौर पे अगर हम लोग लेके चले तो ये दोनों हमको पढ़ के ही जाना है, हमको नहीं, आप लोगों को पढ़ के जाना है। ठीक है, सो सीजीए क्या होता है, सीजीए स्टैंड्स फॉर कलर ग्राफिक्स अडेप्टर। इसे कलर ग्राफिक्स अडेप्टर इसका फुल फॉर्म होता है। आप देखिए आपसे एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। द फर्स्ट आईबीएम वीडियो कार्ड टू परमिट ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। सीजीए क्या था, फर्स्ट आईबीएम वीडियो कार्ड था जो कि स्क्रीन पे ग्राफिक्स को परमिट करता था। यानी इसके पहले स्क्रीन पे हम लोगों को ग्राफिक्स नजर नहीं आता था, हम लोग को जस्ट क्या होता था, हम लोग एक तरह से बोला जाए तो विदाउट ग्राफिक्स हम लोग यूज करते थे। तो ग्राफिक्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो आपका सीजीए से आया। इट वाज रिलीज्ड इन 1981 में इसे रिलीज किया गया अराउंड द सेम टाइम एज द मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर टेक्नोलॉजी। जो एमडीए था आपका, मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर टेक्नोलॉजी, उसी के अराउंड में। ठीक है, दिस कार्ड कम विथ 16 KB ऑफ वीडियो मेमोरी। जो आपका सीजीए है वो 16 KB वीडियो मेमोरी के साथ आता था, जो कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफी लेस है, लेकिन उस समय के हिसाब से ये इनफ था।
CGA was not much popular for business and office use. ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ because it didn't have a parallel printer port included. इसके पास पैरेलल प्रिंटर पोर्ट नहीं था। ठीक है, आगे देखिए HGA भी आपसे पूछ दिया गया, तो HGA भी स्टूडेंट बहुत ही VVI है। HGA क्या होता है? हेरकुलस ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, क्या है यहाँ पे ध्यान से देखिए, हेरकुलस ग्राफिक्स कार्ड इज ए कंप्यूटर ग्राफिक्स कंट्रोलर मेड बाय हेरकुलस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? हेरकुलस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी that combines IBM's text only MDA display standard with a bitmapped graphics mode। जिसने क्या किया, जो MDA टेक्नोलॉजी था यहाँ पे, मोनोक्रोम डिस्प्ले अडेप्टर का टेक्नोलॉजी IBM का, उसे और साथ में उसने क्या किया यहाँ पे बिटमैप्ड ग्राफिक्स मोड, इस दोनों को क्या किया, इसने कंबाइन करके एक न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस्ड किया। क्या इंट्रोड्यूस्ड किया? HGA हेरकुलस ग्राफिक्स कार्ड। और किसने किया? हेरकुलस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने। दिस अलाउज द HGA टू ऑफर बोथ हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स फ्रॉम अ सिंगल कार्ड। जिससे कि HGA अलाउ करता था क्या क्या? बोथ हाई क्वालिटी टेक्स्ट को भी और ग्राफिक्स को भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या? SVGA पूछा गया। SVGA क्या होता है? तो SVGA का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है। वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय NEC होम इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया था? NEC होम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये देखिए आपका स्टूडेंट्स MCQ बनते जा रहा है, 2 तिहाई 6 MCQ अभी तक आपका बन चुका है। ठीक है, जस्ट ये इस क्वेश्चन की हम बात करें, अभी तक तो कितने सारे MCQ आपके बन चुके हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ VGA। ये क्या था? वीडियो ग्राफिक्स एरे का एक्सटेंशन था। क्या? सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। एंड ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रा VGA, और इसी को अल्ट्रा VGA भी कहा जाता है। तो देखिए आपसे आइदर अल्ट्रा VGA पूछा जाए या आपसे SVGA पूछा जाए, आपको एक्सप्लेन सेम चीज को करना है। द सुपर VGA प्रोवाइड्स हायर रिजोल्यूशन विथ मोर कलर। सुपर VGA क्या प्रोवाइड करता था? VGA से कुछ ज्यादा रिजोल्यूशन का इमेज और ज्यादा कलर प्रोवाइड करता था, डिपेंडिंग ऑन द वीडियो मेमोरी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। और ये डिपेंड करता था कि आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में कितने वीडियो मेमोरी इंस्टॉल है। ठीक है, अब देखिए VGA पूछा गया, वीडियो ग्राफिक्स एरे क्या होता है? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे हम लोग जान लेते हैं। ये तो सबसे पहले आपको MCQ ये आपको याद रखना है, VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे। फर्स्ट डेवलप्ड बाय IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। इट यूजेज एनालॉग सिग्नल्स, जो कि एनालॉग सिग्नल्स का यूज करता था। डिलीवर्स 640x480 रिजोल्यूशन स्क्रीन विद 16 कलर्स एट अ टाइम एंड अ रिफ्रेश रेट ऑफ 16 कलर्स। देखिए यहाँ पे VGA में आपको क्या क्या याद रखना है? फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, IBM के द्वारा डेवलप किया गया था, एनालॉग सिग्नल का यूज करता था। इसका रिजोल्यूशन क्या था? 640x480। ठीक है, और ये कितने कलर्स जनरेट कर सकता था एट अ टाइम? 16 कलर्स। रिफ्रेश रेट क्या था? 16 कलर्स का। इट कंसिस्ट ऑफ अ 6 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसमें क्या होता था? VGA में एक 6 बिट का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता था, जो कि कन्वर्ट करता था रेड ग्रीन ब्लू, जो कि RGB एनालॉग सिग्नल होते हैं, उनको ये कन्वर्ट करता था। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका क्या? राइट द स्टेप्स फॉर फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए क्या स्टेप्स है? अब देखिए हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए डिफरेंट OS पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का लिख देंगे कि किस प्रकार से आप लोग हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर सकते हैं। आपको स्टेप्स लिखना है। सो फॉर्मेटिंग आवर हार्ड डिस्क विल डिलीट ऑल द डेटा स्टोर्ड ऑन द ड्राइव। बिल्कुल, अगर हम अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं तो जितने भी डेटा उसमें स्टोर है वो सारे क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे। सो इफ वी हैव डेटा स्टोर्ड ऑन द ड्राइव, ब्लॉक दैट डेटा अप एंड देन पुट योर डेटा बैक ऑन द ड्राइव। ये क्या करना चाहे? सो इफ वी हैव डेटा स्टोर्ड ऑन द ड्राइव, अच्छा ये करा बैक डेटा अप, यानी कि अगर हमारे ड्राइव में कोई डेटा है तो फॉर्मेट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए? उस डेटा को बैकअप कर लेना चाहिए। यानी कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि जब भी फॉर्मेट हम लोग करेंगे तो सारा डेटा हमारा इरेज हो जाएगा, हम उसे दोबारा से नहीं ला सकते, हम उसे दोबारा से नहीं यूज कर सकते। सो हमें बैकअप करना पहले जरूरी है। देन हम लोग फॉर्मेट करेंगे। तो अगर विंडोज OS की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, यानी कि अपने CPU से उसे कनेक्ट करेंगे। देन ओपन विंडोज एक्सप्लोरर। विंडोज एक्सप्लोरर को हम लोग ओपन करेंगे। स्टेप 2 है आपका राइट क्लिक ऑन द ड्राइव एंड चूज फॉर्मेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। देन हम लोग क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे ड्राइव पे और उसके बाद फॉर्मेट के ऑप्शन को चूज करेंगे।
स्टेप 3 क्या है, सेलेक्ट द फाइल सिस्टम यू वांट। फाइल सिस्टम आपको चूज करना है जिस फाइल सिस्टम को आप चाहते हैं। गिव योर ड्राइव अ नेम अंडर द वॉल्यूम लेवल एंड मेक श्योर द क्विक फॉर्मेट बॉक्स इज चेक्ड। स्टेप 4 क्या है, क्लिक स्टार्ट एंड द कंप्यूटर विल फॉर्मेट योर ड्राइव। आपके ड्राइव को ये फॉर्मेट कर देगा। When you are completed the process, you can open the external drive in the Windows Explorer। जब आपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल ड्राइव को विंडोज एक्सप्लोरर में ओपन कर सकते हैं। तो आपका ड्राइव क्या हो जाएगा, टोटली फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अलग अलग ओएस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा स्टेप से डिफर हो सकता है। तो आपसे चूंकि पूछा जा रहा है तो आप लोग विंडोज का ही लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म फैक्टर, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। फॉर्म फैक्टर देखिए ये भी काफी बार पूछा गया कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है। 4 मार्क्स में भी आपसे पूछा गया, या डिफाइन द फॉलोइंग में भी फॉर्म फैक्टर आपसे पूछा गया है। एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के कंपोनेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है। So form factor is a hardware design aspects that defines and prescribes the size, shape and other physical specification of components। ठीक है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, बेसिकली ये एक हार्डवेयर डिजाइन होता है जो कि डिफाइन करता है क्या क्या, साइज को, शेप को और अदर फिजिकल स्पेसिफिकेशन जो होता है किसी कंपोनेंट्स का। पार्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कंपोनेंट्स हैं, उसके साइज को, उसके शेप के और जो भी उसके फिजिकल स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं उसे क्या करता है, फॉर्म फैक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, so a form factor may represent a broad class of similarly sized components। form factor क्या कर सकता है, represent करता है broad class of similarly sized components को, और it may prescribe a specific standard, या ये किसी specific standard को prescribe कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मदरबोर्ड पे। तो मदरबोर्ड हम लोग का फर्स्ट यूनिट था, हम लोग जानते हैं मदरबोर्ड क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट एवरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, है ना। कंप्यूटर सिस्टम के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट क्या होते हैं, इसमें होते हैं। सो सम कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कंपोनेंट्स के मदरबोर्ड्स के कुछ कंपोनेंट्स नीचे डिस्क्राइब किए गए और ये सारे हम लोग जानते हैं तो इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। माउस और कीबोर्ड कनेक्टर जिसके यूज से हम लोग क्या करते हैं, माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। पहले PS2 पोर्ट होते थे, अब तो सारे जो हैं USB पोर्ट से ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपको देखिए, आपको ये सारे PDF प्रोवाइड कर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए वहां से डाउनलोड कीजिए, इसे प्रिंट आउट कीजिए या PDF में पढ़िए, जैसे भी हो पढ़िए और बिना पढ़े नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका USB भी क्या होता है, हम लोगों ने देखिए इन सब पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्कस कर रखा है, तो इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है और जिसकी मदद से हम लोग USB डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाते हैं। पैरेलल पोर्ट क्या होता है, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, यानी कि इसका यूज से हम लोग क्या करते हैं, देखिए सारे जो हैं डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए यूज होते हैं। सो पैरेलल पोर्ट का यूज क्या होता है, मोस्ट प्रिंटर्स यूज अ स्पेशल कनेक्टर कॉल्ड अ पैरेलल पोर्ट। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, सारे प्रिंटर्स अब USB पोर्ट के आते हैं। पैरेलल पोर्ट कैरी डेटा ऑन मोर देन वन राइट एज अपोज्ड टू द सीरियल पोर्ट। बिल्कुल, जो पैरेलल पोर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पैरेलली डिफरेंट बिट को ट्रांसफर कर सकते हैं। CPU चिप होते हैं, हमारे जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें CPU चिप होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रो प्रोसेसर, परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड अ PC। CPUs कम इन वेराइटी शेप्स एंड साइज। बिल्कुल, CPU जो होता है डिफरेंट साइजेज और शेप में आता है, फॉर्म फैक्टर पे डिपेंड करता है ये। रैम स्लॉट्स डिफरेंट 2 या 3 रैम स्लॉट्स अकॉर्डिंग टू योर मदरबोर्ड के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से क्या होता है, डिफरेंट रैम स्लॉट होता है। जैसे मैं अगर अपने लैपटॉप की बात करूँ तो इसमें 2 रैम स्लॉट है, तो इसी तरह से अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग रैम स्लॉट हो सकते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी को इंसर्ट करवाते हैं। फ्लॉपी कंट्रोलर हो सकते हैं, IDE कंट्रोलर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है क्या, PCI स्लॉट। PCI अब देखिए डिफरेंट स्लॉट हो सकते हैं, PCI स्लॉट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ISS स्लॉट हो सकते हैं। CMOS बैटरी देखिए क्या होता है, टू प्रोवाइड CMOS विद द पावर व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ऑल मदरबोर्ड्स कम्स विद अ बैटरी। देखिए सारे जो मदरबोर्ड्स होते हैं CMOS बैटरी से, सारे मदरबोर्ड में CMOS बैटरी आता है। अब इसका यूज क्या होता है, जब आपका सिस्टम ऑफ हो तो इसे पावर देना। अब पावर देने की जरूरत क्यों है, आप देखिए
आप लोग देखिएगा, आप अपने सिस्टम को ऑफ करते हैं तो आपका सिस्टम फुल्ली ऑफ हो जाता है, आप लोग ऐसा समझते हैं। जब आप ऑन करते हैं तो आप देखिएगा जो डेट और टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ऐसा बताइए कि आप तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट से अगर कनेक्ट ना भी रहे तो भी ये हो जाता है, तो आखिर वो होता कैसे? तो वो CMOS बैटरी क्या करते रहता है, उसे पावर देते रहता है। नेक्स्ट आपका AGP स्लॉट हो सकता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया गया है। CPU स्लॉट हो सकता है, पावर सप्लाई प्लग इन। तो ये आपका हो गया कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PC बस स्लॉट एंड कैश मेमोरी? कैश मेमोरी देखिए इसी नोट्स में पेज नंबर 10 पे है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा कैश मेमोरी को। या कैश मेमोरी देखिए, नोट्स की बात हटाइए, कैश मेमोरी को हम लोगों ने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें। इसमें हम लोग देखेंगे कि PC बस स्लॉट बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंशन स्लॉट, इसे एक्सपेंशन स्लॉट भी कहा जाता है। अ कनेक्शन और पोर्ट इनसाइड अ कंप्यूटर ऑन द मदरबोर्ड और राइजर कार्ड। जो राइजर कार्ड होते हैं कंप्यूटर में या जो मदरबोर्ड होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट कनेक्शन होते हैं, डिफरेंट कनेक्शन पोर्ट होते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इंस्टॉलेशन पॉइंट फॉर अ हार्डवेयर एक्सपेंशन कार्ड टू बी कनेक्टेड। ये क्या करते हैं, एक इंस्टॉलेशन पॉइंट प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कार्ड को अपने मदरबोर्ड में कनेक्ट कर सकते हैं। Below is a listing of expansion slots commonly found in a computer and the devices associated with those slots। नीचे दिया गया है आपको कुछ लिस्ट डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट के और कौन कौन से डिवाइसेस इससे कनेक्ट होते हैं। तो AGP की बात करें तो इससे आप लोग वीडियो कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है AMR मोडेम साउंड कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। CNR हो गया आपका मोडेम नेटवर्क कार्ड साउंड कार्ड। EIA से तो नेटवर्क कार्ड वीडियो कार्ड, ISA नेटवर्क कार्ड साउंड कार्ड वीडियो कार्ड। तो ये सारे PCI हो गया आपका, वेसा हो गया, ठीक है। वेसा से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। इंस्टॉलेशन ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस पे एक शॉर्ट नोट्स आपको लिखने को कहा गया है। So the peripheral devices are those devices which are connected to the computer and it helps the computer function। peripheral devices क्या होता है, जिसे हम कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं और जो कंप्यूटर में क्या करते हैं, फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। These devices contain both the input devices which are used to give command to the computer and the output devices which help computer showing the result to the user। peripheral devices input devices हो सकते हैं जिसका यूज हम लोग सिस्टम को कमांड देने के लिए करते हैं, या कोई आउटपुट डिवाइसेस जैसे आपका प्रिंटर हो सकता है जिसमें क्या करता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट को गेन करते हैं। Next है the computer works with many peripheral devices, so it's important to know that how much these devices can be installed in the computer and how to configure them। बिल्कुल, कंप्यूटर में क्या हो सकता है, कंप्यूटर डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ वर्क करता है, तो ये जानना जरूरी है कि एक सिस्टम जो है उसमें हम लोग कितना पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन इसमें डिवाइसेस इंस्टॉल हो सकते हैं, वो आप अपने सिस्टम के हिसाब से डिपेंड करता है। तो हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखना था, तो ये इनफ है इतना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया मॉनिटर ट्रबल शूटिंग, आपको लिखना है मॉनिटर ट्रबल शूटिंग में एक ब्रीफ नोट्स लिखना है। सो इफ आवर मॉनिटर इज ब्लैंक आफ्टर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, सभी ने इसे सफर किया होगा। देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू ट्रबल शूट देम, तो आपको निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या है, चेक टू बी श्योर दैट द मॉनिटर हैज पावर एंड दैट द लाइन इज ऑन। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि पावर आपने ऑन कर दिया है मॉनिटर का। नेक्स्ट है चेक द केबल्स कनेक्टिंग योर मॉनिटर विथ योर कंप्यूटर। केबल को आप लोग चेक कीजिए जो कि क्या कर रहा है, आपके कंप्यूटर यानी कि आपके CPU से मॉनिटर को कनेक्ट कर रहा है, कहीं उसमें तो गड़बड़ी नहीं है। स्टेप 3 डिस्कनेक्ट ऑल डिवाइसेस एक्सेप्ट फॉर द माउस कीबोर्ड एंड मॉनिटर। माउस कीबोर्ड और मॉनिटर के अलावा सारे डिवाइसेस को आप पहले डिस्कनेक्ट कर दीजिए। रीबूट योर कंप्यूटर टू सी इफ द इशू इज रिजॉल्व, और अपने सिस्टम को रीबूट कीजिए, क्या इशू रिजॉल्व हुआ, अगर हो गया तो अच्छी बात है, अगर हो गया देन इट इज वन ऑफ द डिवाइसेस दैट यू हैव डिस्कनेक्टेड दैट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम। अगर ठीक हो गया इसका मतलब जो डिवाइसेस को आपने डिस्कनेक्ट किया उसमें से कोई डिवाइसेस क्या कर रहा है, प्रॉब्लम को जनरेट कर रहा है। ट्राई कनेक्टिंग द मॉनिटर टू अ डिफरेंट PC यूजिंग द प्रॉब्लम मॉनिटर्स वीडियो केबल, और अगर रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप क्या कीजिए, मॉनिटर को कनेक्ट कीजिए किसी डिफरेंट PC से उसी मॉनिटर्स वीडियो केबल के थ्रू। Try unplugging the monitor's power cable, then wait about 20 or 30 seconds and plug it back in।
आप मॉनिटर को अनप्लग कीजिए, 20-30 सेकंड वेट कीजिए और उसे अगेन क्या कीजिए, बैक प्लग इन कीजिए। इफ नन ऑफ द अबव ट्रबल शूटिंग स्टेप्स डज नॉट सॉल्व द इशू देन इट इज लाइकली दैट द मॉनिटर इज बैड एंड विल नीड टू बी रिप्लेस्ड। अगर इन सारे स्टेप्स से भी आपका जो ब्लैक स्क्रीन एरर है वो फिक्स नहीं होता है, यानी कि मॉनिटर आपका ट्रबल शूट नहीं होता है, इसका मतलब मॉनिटर आपका खराब हो चुका है और उसे रिप्लेस करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये था आपका मॉनिटर ट्रबल शूट से आपको मॉनिटर ट्रबल शूट अगर पूछा जाए तो आपको क्या लिखना। नेक्स्ट आपसे देखिए क्या पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन पीसी एक्सटी एंड एटी सिस्टम। तो पीसी एक्सटी और एटी सिस्टम में क्या डिफरेंस थे, आइए हम लोग देख लें। तो इंटेल 8088 प्रोसेसर विथ 4.77 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड, यानी जो पीसी एक्सटी प्रोसेसर थे, जो पीसी एक्सटी सिस्टम थे वो किसके साथ आए थे, इंटेल 8088 प्रोसेसर के साथ, और जिसकी क्लॉक स्पीड क्या थी, 4.77 मेगाहर्ट्ज। अगर आप पीसी 8286 सिस्टम की बात करें तो ये इंटेल 80286 के प्रोसेसर के साथ आए थे और 6 to 8 मेगाहर्ट्ज इनकी क्लॉक स्पीड थी। पीसी एक्सटी की रैम की बात करें तो 256 KB और 286 की बात करें, यानी पीसी 80 की बात करें तो 4 MB। एक्सटी में 10 to 40 MB हार्ड डिस्क ड्राइव थे, यानी कि 10 से 40 MB तक इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव थे, और 80 की बात करें तो इसमें 80 MB तक हार्ड डिस्क ड्राइव थे। एक्सटी में रिक्वायर्स 135 वाट्स पावर सप्लाई, ये 135 वाट्स पावर सप्लाई को रिक्वायर्ड करता था, यानी इसे इतनी नीड थी। अगर आप 80 की बात करें तो रिक्वायर्स ओनली वन, ये भी 135 वाट्स ऑफ पावर सप्लाई। जो इसमें था पीसी एक्सटी में, इसमें क्या था स्टूडेंट, 84 या 101 कीज के कीबोर्ड होते थे और 80 में 101 कीज के कीबोर्ड होते थे, यानी कि एक्सटी में 84 की के भी कीबोर्ड हो सकते थे और 101 की के भी, लेकिन 80 में इनहांस्ड वाले जो 101 वर्जन के हैं वो होते थे। अगर आप एक्सटी की बात करें तो सपोर्टेड 14 इंच मोनोक्रोम कंप्यूटर, ये 14 इंच मोनोक्रोम डिस्प्ले के कंप्यूटर के सपोर्ट करता था। और अगर आप 80 की बात करें तो सपोर्टेड 14 इंच मोनोक्रोम और सीजीए मॉनिटर, ये 14 इंच मोनोक्रोम या सीजीए मॉनिटर को सपोर्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट इज बूट रिकॉर्ड, एक्सप्लेन। बूट रिकॉर्ड क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। बूट रिकॉर्ड इज ऑल्सो नॉन एज मास्टर बूट रिकॉर्ड, बूट रिकॉर्ड को मास्टर बूट रिकॉर्ड या MBR भी बोला जाता है। यहां से आपका एक MCQ पूछा जा सकता है। इट्स द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेक्टर ऑफ एनी हार्ड डिस्क, जो कि क्या होता है, इंफॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट रहता है किसी भी हार्ड डिस्क के फर्स्ट सेक्टर में। सेक्टर आप लोग जान रहे हैं, हार्ड डिस्क जो रहता है वो डिवाइडेड रहता है। देखिए यहाँ मुझे बनाने में नहीं बन रहा है, आपको पता है ना, डिफरेंट जो भी हार्ड डिस्क रहता है वो डिफरेंट सेक्टर में डिवाइडेड रहता है। तो उसके फर्स्ट सेक्टर में स्टूडेंट जो इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है उसी को क्या बोला जाता है, बूट रिकॉर्ड। It contains the information regarding how and where the operating system is located in the hard disk so that it can be booted in the RAM। इसमें कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है रिगार्डिंग कि कहाँ और कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट किया जाए हार्ड डिस्क में, और क्या इसे किया जा सके, बूट के समय रैम में इसे भेजा जा सके, तब ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा। ये होता है स्टूडेंट आपका बूट रिकॉर्ड या मास्टर बूट रिकॉर्ड। लिस्ट सम फीचर्स ऑफ पेंटियम, तो पेंटियम के फीचर्स आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग लिख सकते हैं। पेंटियम प्रोसेसर के निम्नलिखित फीचर थे। 64 बिट, अब देखिए यहाँ से सिर्फ पेंटियम बोला गया, ना कि पेंटियम 3, पेंटियम 4, पेंटियम 5। तो जो आपका लेटेस्ट जनरेशन था वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 64 बिट डेटा बस उसमें होते थे। 8 बाइट्स ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू एंड फ्रॉम मेमोरी इन अ सिंगल बस, एक सिंगल बस में मेमोरी से या मेमोरी को 8 बाइट डेटा क्या कर सकते थे, हम लोग ट्रांसफर कर सकते थे। सपोर्ट्स बर्स्ट रीड एंड बर्स्ट राइट बैक साइकिल, बर्स्ट रीड और बर्स्ट राइट बैक साइकिल को ये सपोर्ट करते थे। सपोर्ट्स पाइपलाइनिंग हजार्ड्स को ये सपोर्ट करते थे। इंस्ट्रक्शन कैश ऑफ डेडिकेटेड 8 KB, इंस्ट्रक्शन कैशेस जो था, जो इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी थे वो 8 KB के होते थे। डुअल इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, यानी कि पाइपलाइन डुअल इंस्ट्रक्शन होते थे। 2 इंटीजर एग्जीक्यूशन यूनिट्स, 1 फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन यूनिट, 2 इसमें इंटीजर एग्जीक्यूशन यूनिट थे और एक आपका फ्लोटिंग पॉइंट एग्जीक्यूशन यूनिट थे, ठीक है। और भी डिफरेंट फीचर्स है, आप लोग स्टूडेंट थ्योरेटिकली पॉइंट है, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया गया है, आप डाउनलोड कीजिए वहां से और पढ़ लीजिए, ठीक है।
नेक्स्ट है क्या, राइट द एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ SCSI हार्ड ड्राइव कंट्रोलर। जो SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हार्ड ड्राइव कंट्रोलर्स थे या हार्ड ड्राइव इंटरफेस आप लोग बोल रहे हैं, तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हम लोग देखते हैं। एडवांटेजेज पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले एडवांटेजेज हम लोग देख लेते हैं। SCSI कैन हैंडल अ वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस। जो हमारा SCSI है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है डिफरेंट वाइड वैरायटी ऑफ डिवाइसेस को, लाइक हार्ड ड्राइव्स, स्कैनर्स, प्लैटर्स, CD ड्राइव्स एक्सेट्रा। A SCSI controller can communicate with up to 7 or 15 devices depending on the version। 7 to 15 devices से ये क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द SCSI वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज ऑफन ईजियर टू इंस्टॉल एंड सेट अप अ SCSI डिवाइस देन विथ मेनी अदर डिवाइस इंटरफेस। डिफरेंट डिवाइस इंटरफेस की आप बात करें तो इसके रिगार्डिंग SCSI को इंस्टॉल करना, सेटअप करना क्या होता है, ईजी होता है। SCSI controllers and devices are intelligent, they have microcontrollers। ठीक है, जो SCSI कंट्रोलर्स होते हैं वो क्या होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास माइक्रो कंट्रोलर्स होता है। SCSI ड्राइव्स आर मोर रिलिएबल देन ATA। जो ATA ID ड्राइव्स थे उससे ज़्यादा ये क्या होता है, रिलिएबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो SCSI हैज नेवर बीन चीप, यानी कि ये चीप नहीं हो सकता है। ठीक है, अब चीप के भी डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि किस हिसाब का चिप, कितना सस्ता। तो बेसिकली आप अगर मान के चले नॉर्मली तो ये चिप नहीं होता है। देयर आर एटलीस्ट अ डजन डिफरेंट वर्जन ऑफ SCSI के काफ़ी सारे वर्जन हैं, यानी कि अगर एक वर्जन है तो वो दूसरा के साथ कंपैटिबल नहीं है। SCSI ड्राइव्स जनरली रन एट हायर राउंड पर मिनट्स देन ATA ID ड्राइव्स विच क्रिएट्स मोर हीट एंड नॉइज देन देयर लोअर RPM काउंटर पार्ट्स। ये चूंकि ज़्यादा राउंड पर मिनट, ज़्यादा RPM का होता है तो ज़्यादा नॉइज जनरेट करता है, ज़्यादा हीट जनरेट करता है। When something breaks, SCSI drives are more difficult to repair than ATA ID drives। अगर कुछ खराब होता है कोई पार्ट तो ATA ID drives के मुकाबले में इसे रिपेयर करना काफ़ी क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि वाई पोर्ट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर, एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स यूज्ड फॉर मॉनिटर एंड स्कैनर। पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में पोर्ट्स का यूज क्यों होता है। नेक्स्ट पूछ रहा है एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स यूज्ड फॉर मॉनिटर एंड स्कैनर। मॉनिटर और स्कैनर के लिए जो पोर्ट यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करने का रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पोर्ट को देखते हैं। ए पोर्ट इज बेसिकली अ फिजिकल डॉकिंग पॉइंट विच इज बेसिकली यूज्ड टू कनेक्ट द एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर, और वी कैन से दैट अ पोर्ट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द एक्सटर्नल डिवाइसेस। देखिए ये बोला क्या, बोला कि पोर्ट बेसिकली एक फिजिकल डॉकिंग डिवाइसेस होता है, फिजिकल डॉकिंग पॉइंट होता है। पोर्ट क्या होता है, एक जैसे डिफरेंट USB पोर्ट है ना, माइक का पोर्ट है, तो वो क्या है, एक फिजिकल डॉकिंग पॉइंट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस, जैसे ये माउस एक्सटर्नल डिवाइसेस है, ये माइक हमारा एक्सटर्नल डिवाइसेस है, तो इसको हम लोग कनेक्ट करवाते हैं किससे, अपने सिस्टम से। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि पोर्ट क्या करता है, एक इंटरफेस की तरह वर्क करता है, किसके बीच में, कंप्यूटर और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में। यानी ये जो मेरा माइक एक्सटर्नल डिवाइसेस है इसके बीच में और मेरे कंप्यूटर के बीच में ये पोर्ट क्या कर रहा है, माइक का पोर्ट एज ए इंटरफेस वर्क कर रहा है। एग्जांपल, वी कैन कनेक्ट हार्ड ड्राइव्स, प्रिंटर्स टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स। हम लोग हार्ड ड्राइव्स, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं, प्रिंटर्स, उनको हम लोग डिफरेंट पैरेलल पोर्ट या USB पोर्ट का यूज करके कनेक्ट कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें अगर, तो वी कैन कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ पोर्ट्स एंड केबल्स। बिल्कुल, पोर्ट्स और साथ में क्या होना चाहिए, कनेक्टिंग केबल्स भी होना चाहिए। These are basically slots on motherboard where we connect external devices or we can plug in external devices through cables। ये basically क्या होते हैं, डिफरेंट एक तरह के स्लॉट्स बने हुए होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लग करते हैं। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, स्पीकर्स आर सम एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू पोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है सीरियल पोर्ट्स। अब सीरियल पोर्ट क्या होता है, ये होता है सीरियल कम्युनिकेशन को परफॉर्म करने के लिए। मतलब क्या, विच इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म्स वन बिट एट अ टाइम, जिसमें क्या होता है, हमारा इंफॉर्मेशन या डेटा ट्रांसफर होता है बिट एट अ टाइम। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंटरफेस। ये क्या है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ इंटरफेस है। दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर एक्सटर्नल मॉडम्स। ये बेसिकली एक्सटर्नल मॉडम्स के लिए यूज होते हैं। दीज आर बेसिकली अवेलेबल इन 2 वर्जन्स इन मार्केट। दीज आर 9 पिंस और 25 पिंस। ठीक है, 9 पिंस सीरियल पोर्ट और 25 पिंस सीरियल पोर्ट।
डेटा ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 115 किलो बिट्स पर सेकेंड। 115 किलो बिट्स पर सेकेंड से डेटा यहाँ क्या होता है 115 kbps से ट्रांसफर होता है। ये एक डायग्राम है 9 बिट सीरियल पोर्ट का, ठीक है। 9 पिन सीरियल पोर्ट या आपका स्टूडेंट 25 पिन हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। तो पैरेलल पोर्ट इज बेसिकली पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस। ये एक पैरेलल कम्युनिकेशन इंटरफेस है जिसमें क्या होता है पैरेलली डिफरेंट बिट ऑफ डेटा ट्रांसफर होते हैं कंकरेंटली, विच वेयर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम, जहां पे इंफॉर्मेशन मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम ट्रांसफर होते हैं। These are basically used to connect peripherals such as scanners और printers। scanners और printers को यूज करने के लिए बेसिकली ये यूज होते हैं। These are also known as printer ports, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है प्रिंटर पोर्ट्स भी कहा जाता है। These are available in a 25 पिन मॉडल। ये 25 पिन मॉडल में मार्केट में अवेलेबल है। डेटा ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 150 kbps। उसमें क्या था सीरियल में 115 और पैरेलल में क्या है 150 kbps। ये एक पैरेलल पोर्ट का एग्जांपल है 25 पिन पैरेलल पोर्ट। आप लोग देख सकते हैं इसमें 25 पिन है। PS2 पोर्ट की बात करें स्टूडेंट तो अब ये यूज नहीं होता है। ये 6 पिन मिनी डिन कनेक्टर थे जो कि बेसिकली कीबोर्ड और माइस को, यानी कि माइस यहाँ पे माइक नहीं माउस है, माउस को ही माइस आप लोग बोल सकते हैं ना, उसे पीसी में कनेक्ट करने के लिए यूज होता था। तो जो ओल्डेस्ट कीबोर्ड आप लोग देखे होंगे थोड़ा हैवी होता था और जो माउस होता था ना बॉल वाला वो बेसिकली PS2 पोर्ट से कनेक्ट होते थे, ठीक है। तो उसके लिए यूज होता था। आजकल तो सारे USB है तो इसका यूज नहीं होता है। तो these are basically used by old computers for connecting mouse और keyboard, ठीक है। These are called mouse ports, इन्हें mouse port भी कहा जाता था। These ports are still favored in organization for security reason। security reason के पर्पस के लिए अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनका यूज किया जाता है। These ports provides no restriction on key rollover। ये की rollover पे कोई भी restriction आपको प्रोवाइड नहीं करते थे। अब की rollover क्या होता है स्टूडेंट, हमने आपको बताया था जब हम लोग PS2 पोर्ट एक सेपरेट लेक्चर में हमने पढ़ा था कीबोर्ड और माउस में। तो देखिए ये होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर आप ये लेक्चर अभी पीसी पे देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए अपने कोई भी वर्ड या नोटपैड को ओपन कीजिए और अपने जो भी आपने कनेक्ट किया हुआ है कीबोर्ड या आपके लैपटॉप का कीबोर्ड उससे क्या कीजिए पहले एक की को प्रेस कीजिए। अब आप बोलिएगा सर ये क्या करें आप, तो आपका की प्रिंट हो जाएगा। आप क्या कीजिए 2 की को साइमल्टेनियसली प्रेस कीजिए। तो आप लोग देखिएगा मे बी आपका हो जाए या नहीं हो, यानी कि दोनों वर्ड एक साथ आपका क्या हो जाएगा अपीयर होगा। अब आप 3 की को एक साथ प्रेस कीजिए तो मे बी ऐसा हो सकता है अपीयर हो या ना हो। वैसे ही आप 4 की को प्रेस कीजिए तो यहाँ पे क्या होता है आपका की रोल ओवर आपका रेस्ट्रिक्टेड होता है कि एक बार में आप टोटल कितने की को प्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका PS2 होता है स्टूडेंट पोर्ट उसमें कोई की रोल ओवर आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, इसे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये सारे देखिए अभी जो हमने 3-4 एक्सप्लेन किया ये सारे एक ही 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे गए, तो आपको इतना एक्सप्लेन करना है। सो यूनिवर्सल सीरियल बस हम लोगों ने USB को पढ़ लिया है बहुत बार, तो चलिए फिर भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। इट इज बेसिकली अ स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइसेस और कंप्यूटर के बीच में जो कि पोर्ट का वर्क है एज अ इंटरफेस वर्क करना, ये एक स्टैंडर्ड केबल कनेक्शन है जो कि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मॉडर्न जमाने में ये यूज होता है। USB is an industrial standard for short distance digital data communication। शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन के लिए USB पोर्ट का यूज किया जाता है। Basically, it can connect all types of external devices to the computer such as mouse, keyboard, printer, speakers। बिल्कुल ये लगभग हर एक तरह के एक्सटर्नल डिवाइसेस को क्या कर सकता है कनेक्ट कर सकता है। These ports was introduced in 1997। मिनिमम 2 पोर्ट्स आर देयर इन एवरी कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल पहले तो ये आपको ध्यान रखना है 1997 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरी बात क्या, हर एक कंप्यूटर सिस्टम में बिल्कुल आपको मिनिमम 2 कम से कम 2 आपको USB पोर्ट देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे अगर मैं अपने लैपटॉप की बात करूं तो मेरे में अभी 3 USB पोर्ट एट अ टाइम वर्क कर रहे हैं और एट अ टाइम मेरे पास 3 USB पोर्ट है, ठीक है। So data basically travels at a speed of 14 MB per second which is much faster than serial port। 14 MB per second। और कहाँ आपका डेटा kbps में ट्रांसफर हो रहा है ना। सीरियल की बात करें तो 115 kbps ध्यान देना है, और पैरेलल की बात करें तो 150 kbps, और यहाँ पे सीधा 14 मेगाबिट्स पर सेकेंड हो गया। तो द डिवाइस डेट यूज USB पोर्ट गेट्स पावर फ्रॉम अ USB पोर्ट। ये बहुत VVI पॉइंट है USB पोर्ट की। क्या
कि जो डिवाइस आपका यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट रहता है वो यूएसबी पोर्ट से क्या करता है, पावर को लेता है, यानी उसे पावर मिलता है। जैसे अगर हम माउस की बात करें तो ये किससे कनेक्टेड है, यूएसबी पोर्ट से कनेक्टेड है, तो ये यूएसबी पोर्ट से इसमें पावर आ रहा है। जैसे आपका कीबोर्ड है स्टूडेंट, अब कीबोर्ड में कोई आपका बैटरी तो नहीं लगा हुआ, ये क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, तो इसे आखिर पावर कहाँ से मिल रहा है, तो आपने यूएसबी से कनेक्ट किया इसे, तो आप जो ये लाइट जल रहा है कीबोर्ड में या जो भी इसे पावर मिल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू मिल रहा है। आप एक काम कीजिए, यूएसबी पोर्ट आप लोग डेटा केबल होगा ना, उसे यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करवाइए और आप अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट करवाइएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा आपका मोबाइल फोन चार्ज होने लगता है। इसका मतलब क्या है, यूएसबी पोर्ट से क्या होता है, जो भी डिवाइस कनेक्ट होता है वो यूएसबी पोर्ट के थ्रू पावर को लेता है, ठीक है। वीजीए पोर्ट आपसे पूछा गया, देखिए ये सारे काफी क्वेश्चन पूछे गए एक ही 6 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो वीजीए पोर्ट क्या होता है स्टूडेंट, वीजीए कनेक्टर स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे कनेक्टर, हम लोगों ने पढ़ लिया है। दीज आर बेसिकली 15 पिन कनेक्टर अवेलेबल इन मेनी वीडियो कार्ड्स कंप्यूटर प्रोजेक्टर, ठीक है, 15 पिन कनेक्टर ये होते हैं। इट इज यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड, मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से कनेक्ट करने के लिए वीजीए पोर्ट का यूज होता है। इट इज 15 पिन कनेक्टर, दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड किया गया था 1987 में, ठीक है। हम लोगों ने वीजीए और सुपर वीजीए पढ़ लिया, तो चलिए काफी सारे पॉइंट्स से आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लॉट्स इन कंप्यूटर। अब देखिए स्लॉट्स को भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। राइट एंड एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लॉट्स। तो देखिए हमने एक्सपेंशन स्लॉट पे एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है, आप वहाँ पे जाइए और एक्सपेंशन स्लॉट को डिटेल में पढ़ लीजिए। हमने डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट आईएसए, पीसीआई, ठीक है, ईआईएसए, इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा है। तो ये जस्ट मैंने पीडीएफ में भी आपको लिख दिया है ताकि आप लोग क्या कर सके, पढ़ सके। देखिए आईएसए स्लॉट, ईआईएसए स्लॉट और पीसीआई स्लॉट, तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आईएसए हो गया आपका, ईआईएसए हो गया और आपका ये पीसीआई हो गया। हालांकि ये पीडीएफ में है इसीलिए मैंने पीडीएफ में लिख दिया ताकि आप लोग जाए नहीं जाए वीडियो देखने के लिए, कम से कम आपको पीडीएफ पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका क्या, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। तो ये हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, और ये बहुत ही वीवीआई है, आपका ध्यान देना है। सो नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड्स। अब नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड्स क्या होता है, हैव असेंबलीज सच एज द आईओ पोर्ट कनेक्टर्स, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, हार्ड ड्राइव कनेक्टर्स, फ्लॉपी कंट्रोलर्स एंड कनेक्टर्स, जॉयस्टिक कनेक्शंस एक्सेट्रा इंस्टॉल्ड एज एक्सपेंशन बोर्ड। बिल्कुल, एक मदरबोर्ड, किसी भी मदरबोर्ड के एक्सपेंशन बोर्ड पे क्या होता है, ये सारे चीज क्या होते हैं, असेंबल होते हैं। दिस takes up one or more of the motherboard's expansion slots and reduces the amount of free space inside the computer case। ये क्या करता है स्टूडेंट, one or more of the motherboard's expansion slots, यानी कि this takes up one or more of the motherboard's expansion slots and reduces the amount of free space inside the computer case, यानी कि एक से ज्यादा expansion slot को ये क्या करता है, यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द ओल्डर मदरबोर्ड्स वेयर नॉन इंटीग्रेटेड। जो ओल्डर मदरबोर्ड्स थे स्टूडेंट वो नॉन इंटीग्रेटेड थे। अब जो मॉडर्न मदरबोर्ड्स आते हैं वो इंटीग्रेटेड होते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, हैव असेंबलीज दैट आर अदरवाइज इंस्टॉल्ड एज एक्सपेंशन बोर्ड्स इंटीग्रेटेड और बिल्ट राइट ऑन टू द बोर्ड। अच्छा देखिए, इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड में मेनली डिफरेंस क्या है कि नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता था, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, हैव असेंबली सच एज द आईओ पोर्ट कनेक्टर, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट, यानी कि इसमें जो होते थे वो नॉन इंटीग्रेटेड होते थे, ये सारे जो पोर्ट्स हैं। और इंटीग्रेटेड में क्या होता है कि आपके सीधा इंटीग्रेट कर दिया जाता है, बिल्ड कर दिया जाता है बोर्ड पे, यानी कि ये अलग से कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। इसमें जो होता था, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, this takes up one or more of the motherboard's expansion slots and reduces the amount of free space inside the computer case। यानी कि इसमें बेसिकली क्या होता था नॉन इंटीग्रेटेड में कि अलग अलग जो भी एक्सपेंशन स्लॉट है पोर्ट से, वो सारे क्या होते थे, मदरबोर्ड पे कनेक्ट होते थे। लेकिन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, ये डायरेक्टली बिल्ट राइट ऑन टू द बोर्ड, ये सीधे बोर्ड पे ही बना दिए जाते हैं, मदरबोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, द सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, द आईडी एंड फ्लॉपी ड्राइव एंड जॉयस्टिक ऑल कनेक्ट डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड। ये सारे क्या हो सकते हैं, मदरबोर्ड से ही डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज नाउ स्टैंडर्ड ऑन एनी लेटेस्ट मॉडल 486 एंड अबव। आज के जो सारे स्टैंडर्ड हैं, जो सारे लेटेस्ट मॉडल है, वो इसी स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। सो नेक्स्ट है क्या,
द सिस्टम्स आर चीपर टू प्रोड्यूस बिकॉज देयर इज लेस मटेरियल इन्वॉल्व। और ये जो मदरबोर्ड थे ये थोड़े सस्ते होते थे क्योंकि इसमें जो मटेरियल इन्वॉल्व होता था वो थोड़ा कम होता था। लेस इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कैन ऑल बी डन एट द सेम टाइम। दे आर मोर एक्सपेंसिव टू रिपेयर करने में ये थोड़े एक्सपेंसिव होते थे क्योंकि सारे चीज क्या होते थे, मदरबोर्ड पे ही बिल्ड होते थे। एम्बेडेड मदरबोर्ड की अगर आप बात करें तो इट in an effort to reduce the cost and size of a computer system, even more manufacturers began integrating or embedding technology such as video, sound, networking and modems right onto the system board। बिल्कुल, और जिसका एग्जांपल आपका लैपटॉप का मदरबोर्ड है। यानी क्या, इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड साइज, यानी कि कॉस्ट और साइज दोनों को कम करने के लिए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स ने क्या करना स्टार्ट किया कि वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्किंग मॉडेम सारे को क्या किया, सिस्टम बोर्ड में ही इंस्टॉल करवा दिया, यानी मदरबोर्ड में। जैसे अगर आप अपने लैपटॉप की मदरबोर्ड की बात करें तो इसमें सारा चीज ए टू जेड एवरीथिंग क्या होता है आपका मदरबोर्ड में ही इंस्टॉल्ड होता है, मदरबोर्ड में ही बिल्ड होता है। दिस ड्रामेटिकली इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ द मेन बोर्ड बट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द ओवरऑल सिस्टम। इसने क्या किया, मेन बोर्ड का यानी आपके मदरबोर्ड का कॉस्ट तो बढ़ा दिया क्योंकि मदरबोर्ड में आपका सारा चीज टोटल एक एक चीज आपका बिल्ट है, बट ओवरऑल जो सिस्टम था स्टूडेंट जिसमें हमें क्या करना पड़ता था, अलग अलग सारी चीजों को कनेक्ट करवाना पड़ता था, उसका इसने कॉस्ट को कम कर दिया। आ गई बात समझ में। तो ये था आपका मदरबोर्ड्स का टाइप्स, और यहाँ पे आपका जो टोटल क्वेश्चन था 6 मार्क्स के वीवीआई क्वेश्चन वो आपका एंड हो गया। हमने 2-3 क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कराया, जैसे स्लॉट्स हो गया और भी 1-2 थे, तो क्योंकि हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने उसे सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको डिस्कस करवा रखा है सेपरेट वीडियो में, और हमने पिछले 4 मार्क्स में भी स्लॉट पूछे गए थे, हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। तो काफी सारे ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपसे 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। तो आपको देखिए ये दोनों तो पढ़ के ही जाना है। हमने देखिए अभी तक आपको क्या क्या डिस्कस करवा दिया हम आपको बता देते हैं। हमने सिस्टम मेंटेनेंस को सेपरेट प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। आपसे जो एग्जाम पर्पस में एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट जिसे हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने उसे भी डिस्कस करवा रखा है। और जो वीवीआई क्वेश्चंस है स्टूडेंट जो कि आपसे पूछे जाने के चांसेस है उसको भी मैंने डिस्कस करवा रखा है। तो आपका ये एग्जाम का फुल्ली प्रिपरेशन हो गया। तीनों का नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिया गया है, तो तीनों का नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लीजिए या आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।